हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग को वो स्टूडियो काम करने के लिए मिल रहा है। इससे अच्छा बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। क्या आप इस बात के लिए अग्री है? बहुत हैरान होकर कि रेहाने ने नवीन से पूछा, क्योंकि रेहान को लगा नहीं था कि नवीन उस बात के लिए मान जाए। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूं। ये बहुत अच्छी बात होगी अगर हम स्काई सीक स्टूडियो में अपना काम करेंगे। तो नवीन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ रेहान को कहा, ठीक है रेहान, तो हम मान लेते हैं कि आप लोग वहां पर आ रहे हैं। बताइए फिर कब आप पहुंच रहे? अपना क्रू मेंबर्स लेकर के वहां पर हम आपका इंतजार करेंगे, अमन ने हंसते हुए रेहान को कहा। इस तरह का व्यवहार देखते हुए नवीन को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि अभी भी वो दो बैठे लोग नवीन के लिए हमारी अनजान थे। इस तरह से रेहान ने जब नवीन की आंखों में देखा तो उसने नवीन को बताया कि दरअसल यह है अमन, जिनका यह फिल्म स्टूडियो है। यह उनकी फैमिली प्रॉपर्टी है। और यह जुनैड, यह मीडिया और हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं। क्या यह वही रिच जनरेशन है जिनकी फैमिली की नेटवर्थ 800 बिलियन है? क्या यह फिल्म स्टूडियो सच में इनका है? ये इतने रिच लोग कैसे हो सकते हैं? रेहान के इतने बड़े बड़े कनेक्शंस को देख करके नवीन जी को कुछ समझ नहीं आया। वह बस शॉक हो गए थे और वह सोच रहे थे कि अच्छा हुआ कि मूवी को एक अच्छा काम करने का मौका मिलेगा और अच्छी जगह पर यह मूवी शूट हो पाएगी। बहुत ही प्यार से नवीन ने जुनैड और अमन से हाथ मिलाया और उनसे कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर जुनैड। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन से हॉस्पिटल लाइन में काम करते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। दरअसल मैं फीनिक्स कंट्री यार्ड लाइन में काम करता हूं। फीनिक्स का नाम सुनकर नवीन के तो होश उड़ गए, क्योंकि फीनिक्स कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री लाइन माना जाता था। उसमें कम से कम 70 प्रिय से ज्यादा इंडस्ट्री के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता था। यहां तक कि बहुत से शहर उसी में कवर हो जाते थे। इस तरह का बड़ा सा कनेक्शन देकर कहीं ना कहीं नवीन को लग रहा था कि कंपनी का पार्ट होने का उसे एक अच्छा फायदा हुआ है। रेहान, मैं चाहता हूं कि मूवी की शूटिंग के बाद आप इसका जो प्रमोशन देना होगा वह आप आकर हमारी कंट्री यार्ड लाइन में दे। मैं चाहता हूं कि यह सब जो भी आप करें वहां पर आकर करें, और वहां पर आपको जिस चीज से इसकी जरूरत होगी उसका पूरा ध्यान रखूंगा। मैं चाहता हूं कि आप वहां पर आए, हमसे मिले। वहां पर मौजूद और भी लोग हैं जो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप वहां आएंगे। इतना कहकर जुनैद ने अपनी बात को खत्म किया, जिस पर नवीन ने कहा, माफी चाहता हूं मिस्टर जुनैद, लेकिन अभी हमारे पास ना ही इतने रिसोर्सेज हैं और ना इतना पैसा है कि हम उस चीज का हिस्सा बन सकें। हम उम्मीद करते हैं आप समझेंगे। आप चिंता मत करिए नवीन जी। मूवी के प्रमोशन से लेकर स्टूडियो की फीस तक रेहान क्या नहीं, सब कुछ माफ है। आखिर रेहान इतने बड़े इंसान हैं, तो इतना तो हम उनके लिए कर ही सकते हैं। इस तरह की बातें जुनैड और अमन के मुंह से सुनते नवीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने मेहरबानी आखिर रेहान पर क्यों है। अगर नवीन को पता होता है कि किस तरह रेहान ने उनकी जान बचाई है तो शायद वह समझ पाते, पर इस समय उनके लिए सब कुछ एक झटके की तरह था। उनको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि यह इतनी खुश क्यों है रेहान पर। लेकिन कहीं ना कहीं रेहान जैसा बॉस उसकी लाइफ में है, इस बात के लिए नवीन बहुत खुश था। रेहान शांत था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह जानता था कि कहीं ना कहीं मन और जुनैड के ख्याल एकदम सही है, पर रेहान यह जानता था कि उन्होंने जो जान बचाई है वह इस वजह से नहीं बचाई थी कि उसको रिटर्न में कुछ मिलेगा। वह बस बचाई गई थी क्योंकि वह नहीं चाहता था कोई भी उसकी आंखों के सामने इस तरह से मर जाए। रेहान को इस तरह शांत देख जुनैद ने सोचा कि क्यों ना वही बात कर ले। जुनैद ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं सर कि आप वहां पर हमें जरूर मिलेंगे। ये कोई भी रिटर्न नहीं है, ये बस एक तोहफा है हमारी तरफ से हमारी जान बचा आने के लिए। उम्मीद करता हूं आप समझेंगे। मैं जरूर आऊंगा। हल्की सी मुस्कान के साथ रेहान ने कहा। जब मैगी ने देखा कि डील फाइनल हो गई है तो मैगी ने कैबिनेट से रेड वाइन की बोतल निकाली, और रेड वाइन की बोतल एक बहुत ग्रैंड बोतल थी, क्योंकि इसका मिलना इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं था। जिसको देखकर जुनैड ने कहा कि यह वही ग्राउंड बॉटल है ना जिसका प्राइस ही 10 मिलियन है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये वही बॉटल है, और ये साल में सिर्फ 100 ही बॉटल्स बनती है 10 मिलियन की वाइन। क्या ये सच में वाइन पी रहे हैं, या फिर ना सोना भी इससे सस्ता आ जाता है?
हमारे आइलैंड पर पता नहीं क्या करके मानेंगे। ये बड़े लोग रेहान के हाथ में रेड वाइन की इतनी महंगी बोतल देखकर नवीन के मन में बहुत से अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। रेहान की नजरों में यह वाइन की बोतल नॉर्मल ही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं यह उसके लिए आम बात थी और यह उसकी खुद की प्रॉपर्टी थी। बट वाइन हाउस रेहान की खुद की फैमिली प्रॉपर्टी थी, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके हाथ में कितनी महंगी बोतल है। पर वहां मौजूद बाकी 3 उस बोतल को देखकर बहुत शॉक थे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह पसंद आएगी। रेहान ने मैगी को आंखों से इशारा किया है और ग्लास में वाइन डालने के लिए कहा। सब लोगों ने जब वाइन की पहली घूंट पी, तब भी उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वह इतनी महंगी वाइन पी पाएंगे, क्योंकि नवीन एक लो फैमिली से था। उसको कभी उम्मीद नहीं थी कि वाइन जैसी चीज को पी पाएंगे। और रही बात अमन और जुनैद की, हाँ, वो एक अमीर घर से थे, लेकिन इस तरह की वाइन बोतल अपने घर पर होना एक बहुत ही बड़ी बात थी। यहां तक कि बहुत से बड़े बड़े अमीर लोग ऐसे हैं जो इतनी महंगी बोतल अफोर्ड नहीं कर पाते। पर यह रेहान की मेहरबानी थी कि उनको इस वाइन बोतल में से पीने का मौका मिला। जब रेहान ने मैगी को एक और इशारा किया गिलास में डालने के लिए, तो इन लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि वे कहीं ना कहीं जानते थे कि अगर इन्होंने एक और इसकी भी तो इनके मन में उसका पीने का लालच आ जाएगा, तो इसलिए मना कर दिया। जब मैगी ने बोतल वापस रख दी, तो अमन और जुनैद की आंखों में कहीं ना कहीं पछतावा दिख रहा था। इन सब के बीच में जब इनकी बातें सब खत्म हो गईं, तो रेहान ही ने बाहर छोड़कर आया और जब वापस आया तो नवीन से मिला। जब नवीन ने कहा, शुक्रिया सर, यह आपकी मेहरबानी है कि मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। आपकी वजह से मेरी मूवी आज वर्ल्ड के टॉप सेकंड स्टूडियो में शूट हो पाएगी। ये सॉरी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी मूवी को भी इतना अच्छा इन्वेस्टर मिल पाएगा। थैंक यू सो मच। रेहान से अपनी मन की बात करके नवीन ऑफिस से बाहर चला गया, क्योंकि उसको अपनी खुशी किसी से तो बांटनी ही थी। तो वह रिसेप्शनिस्ट के पास गया और उसको जाकर ऑफिस में जो भी कुछ हुआ था बता दिया। उसने बताया कि किस तरीके से कंपनी को 2 अमीर लोगों का ऑफर आया। इनफैक्ट वो लोग जिद कर रहे थे कि आप हमारे ही स्टूडियो में शूटिंग करो। मैं चाहे सोच भी नहीं सकता कि अमन और जूने जैसे बड़े लोग हमारी कंपनी में आकर इस तरह से बात करेंगे। मैं बहुत खुश हूं कि मैं इस कंपनी का एक हिस्सा हूं। नवीन की बातें सुनकर रिसेप्शनिस्ट थोड़ी शॉक हो गई। उसको समझ नहीं आया कि वह किस तरह से रिएक्ट करे, क्योंकि यह बात तो सच थी कि स्काई सीक स्टूडियो टॉप 2 स्टूडियो में से एक है और कंट्री साइड लाइन एक बहुत बड़ी रिसोर्स कंपनी है और मीडिया लाइन में आती है। यह बात एक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात थी और 5 मिनट के अंदर ही पूरे ऑफिस में या इस बात फैल गई। क्या यह बात सच है कि हमारी कंपनी के सच में इतने बड़े बड़े कनेक्शंस हैं? मुझे तो लगा था सिर्फ एक छोटी सी कंपनी है जिसमें हम काम कर रहे हैं। अरे नहीं, तुम्हें पता है आज कौन कौन आया था? स्काई सक स्टूडियो के मालिक आए थे। क्या तुम्हें पता है जुनैद और अमन आए थे? सच बोल रही हो तुम? और अचानक कितने से बातें उस ऑफिस में होने लगी सिर्फ उन 5 मिनट में, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा था कि उनके कंपनी के बॉस रेहान के पास सच में एक बहुत अच्छी इमेज है। यहां तक कि जो एक्टर्स अभी तक सैलरी के लिए परेशान थे और उन्हें लग रहा था कि उन्हें कम अमाउंट मिल रहा है, वह भी अब बहुत ज्यादा खुश थे और उनमें कोई भी हिम्मत नहीं थी कि वह रेहान से जाकर कुछ और बकवास करें। जहां इधर कंपनी की इतनी बढ़ाई हो रही थी और रेहान के बारे में सब इतना अच्छा सोच रहे थे। वहीं दूसरी ओर मलाइका टीवी पर फैंटेसी एंजल डुओ को देखकर बेहद गुस्से में थे। उसको बिल्कुल खुशी नहीं हुई थी कि उनकी कंपनी इतने आगे तक जा रही है और एक नई मूवी रिलीज होने वाली है। मलाइका भी एक सिंगर थी और जब कंपटीशन हुआ था तो फैंटेसी डुओ गर्ल्स ने मलाइका को हरा दिया था, जिसकी वजह से मलाइका के फैंस बहुत ज्यादा नाराज हुए थे और उस पर बहुत गुस्सा किया था। यहां तक कि मलाइका ने ऑनलाइन आना बंद कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके फैंस, उसके कमेंट बॉक्स उसको मैसेज और ना जाने मेल्स पर कितना ही गुस्से वाले और धमकी भरे मैसेज भेजना चालू कर चुके थे। और यह बात मलाइका को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से मलाइका ने अपने आप को पूरी तरह से ब्लॉक कर लिया था। मलाइका ने कभी सपने में यह सोचा नहीं था कि उसके साथ इतना बुरा हो सकता है। उसका सिंगिंग करियर एक ही बार में खत्म हो सकता है, वह भी सिर्फ फैंटेसी गर्ल्स डुओ की वजह से। नहीं निवास से, बिल्कुल भी नहीं। मुझे रोना नहीं है और मुझे हार तो बिल्कुल भी नहीं माननी। मैं इनकी वजह से अपने आप को घर पर नहीं बैठा सकती। मुझे वापस से अपने आप को प्रूव करके दिखाना होगा।
बताना होगा कि मैं किसी से कम नहीं हूं। यह नया सिंगर ग्रुप इतनी जल्दी मेरे को गिरा नहीं सकता है। मैं इस इंडस्ट्री में पुरानी हूं और इस इंडस्ट्री को मैं जानती हूं। मैं यहां पर बिल्कुल नहीं रुकूं, मुझे आगे काम करना है। मलाइका ने अपने आंसू पोंछे और टीवी बंद करके अपने आप को प्रॉमिस किया। मल्लिका ने तुरंत अपना फोन उठाया और उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट डायल किया। उस कॉन्ट्रैक्ट को डायल करने के बाद मलाइका ने फोन पर कुछ ऐसी बातें कही कि तुरंत सामने वाले ने फोन कट कर दिया और वह सामने वाला घबरा गया। ना जाने मलाइका ऐसी कौन सी प्लानिंग करने की कोशिश कर रही थी कि सामने वाले ने इस तरह घबरा के फोन रख दिया। और अब मलाइका को इंतजार था कि कब उस फोन का रिस्पांस उसके पास आएगा। टीवी पर फैंटेसी गर्ल्स यानी ड्रीम गर्ल्स को देखने के बाद मलाइका ने अपने आप को प्रॉमिस किया कि अब वह नहीं रुकेगी। इसके बाद मलाइका ने अपने फोन से एक इंसान को कांटेक्ट किया। वो नंबर और किसी का नहीं, मलाइका के पुराने दोस्त का था। उन दोस्तों ने मलाइका के साथ रिश्ते तब तोड़ दिए जब उसकी शादी एक बहुत ही अमीर घर की लड़की के साथ फिक्स हो गई थी। क्या मैं भी इससे पहले मलाइका अपनी बात कंप्लीट करती? उससे पहले ही अभिमन्यु ने कहा, कुछ मत बोलना, मैं आता हूं और मैं बात करूंगा। अभिमन्यु समझ गया था कि किसका फोन है और उसके हाथ कांप रहे थे। अमू एक बिगड़ी हुई औलाद था। वह एक बड़ा बिजनेसमैन था और लड़कियों से खेलना उसका बहुत बड़ा शौक था। ठीक है, मैं तुम्हारा घर पर इंतजार करूंगी। इतना कहकर मलाइका ने फोन काट दिया। वह दिल में कहीं ना कहीं खुश थी, क्योंकि उसे अब पता चल गया था कि अभिम उसके जाल में फंस गया है, जिसे हिसाब से अभिम को लड़कियों से खेलने का शौक था। मलाइका के लिए बहुत आसान था। अभिम को कन्विंसिंग प्लेन से मुंबई आ गया और मलाइका के घर का दरवाजा खटखटाया। मलाइका ने जब दरवाजा खोला तो अभिम को देखकर हैरान हो गई। इतनी जल्दी? आखिरी आ कैसे गया? मल्ला के लिए अभिम को कंट्रोल में लाना कोई मुश्किल की बात नहीं थी। मलाइका का पता था अभिम कैसे ऐसे इंसान है, तो थोड़ा सा उसके साथ खेल लेने से मलाइका को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा उससे मलाइका का ही काम निकल जाएगा। और यही हुआ। मलाइका जब उसे कमरे में लेकर के गई और अभिम के साथ जब मलाइका ने बात करी थोड़े से प्यारे ढंग से और अभिम के कंधे पर अपना हाथ रखकर के उनके साथ खेलने लगी, अभिम तो उतने में ही खत्म हो गया था। मलाइका के वश में था। ऐसा लग रहा था मानो मलाइका की सारी बातें मानने के लिए अभिम तैयार है। उसे बीच मलाइका ने कहा, मुझे मूवी रिलीज करनी है। तुम्हें पता है स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के मालिक मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मूवी में। मुझे कुछ भी करके अच्छी मूवी बनानी है। मुझे अच्छा कमबैक लाना है। मुझे इंडस्ट्री में अपनी पहचान वापस चाहिए। मलाइका की यह बात सुनकर अभिम कहा, बस इतनी सी बात कम हो जाएगा मूवी। क्या तुम तो मेन एक्ट्रेस बनूंगी उसमें, और 200 मिलियन ही बहुत छोटी बात है। मैं तुम्हें 400 मिलियन देता हूं। 400 मिलियन सुनते ही मलाइका के होश उड़ गए। ऐसा लगा मानो मलाइका आसमान में पहुंच चुकी है। अब मलाइका के लिए सब कुछ बहुत आसान था। क्या फोटोग्राफर, क्या डायरेक्टर, क्या एक्टर्स का सब कुछ, सारे रिसोर्सेस उसके हाथ में थे। मलाइका देर नहीं लगने दिया और सभी चीजों को अरेंज बहुत झटके से किया। यह तो बात सच है कि अगर पैसा देंगे तो काम तो अपने आप हो जाएंगे। बस कुछ ऐसा ही हुआ। बिना समय गवाए ही मलाइका के पास पूरी एक क्रू मेंबर टीम थी। वह पैसे मूवी के लिए पूरी की पूरी रेडी थी। अभिमन्यु मलाइका को कुछ एक्स्ट्रा पैसे और 400 मिलियन देकर वहां से चला गया। अब मलाइका ने ठान ली थी कि उसे इंडस्ट्री में वापस आना है। कंपटीशन में की गई फेक सिंगिंग के बाद मलाइका की इज्जत की धज्जियां उड़ गई थी। पर 400 मिलियन की बात सुनने के बाद और एक मूवी का अनाउंसमेंट सुनने के बाद पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मच गया है। अब सबकी जुबान पर बस एक ही नाम था, वह था मलाइका। आखिर इतने पैसे मलाइका के पास आए कैसे? कौन है जिसने मलाइका पर इतना इन्वेस्ट किया? यहां तक कि मूवी नहीं, मलाइका के ऊपर भी बहुत मिलियन पैसों का खर्चा किया गया है। मलाइका अब एक नई मूवी के लिए तैयार है। क्या यह बात सच है? इस बार भी कई मलाइका अपने फैंस और ऑडियंस को धोखा तो नहीं देने वाली, और ना जाने कितने से सवाल मीडिया अपने पास रखकर बैठी थी। यहां तक कि मूवी का डायरेक्टर भी एक बहुत बड़े पैमाने पर काम करने वाला था। मलाइका ने इस मूवी में लगता है सारे ही पैसे खर्च कर दिए थे, जिस हिसाब से उसने राइटिंग, डायरेक्टर, फोटोग्राफी डिसाइड करी थी। मीडिया को अब लग रहा था कि स्टार मून एंटरटेनमेंट को जवाब देने के लिए ही मलाइका वापस इंडस्ट्री में आए हैं। जब मीडिया ने मल्ला से पूछा, आप किस हिसाब की स्टोरी बनाने की कोशिश कर रही है और कब तक यह मूवी रिलीज हो पाएगी, कुछ अंदाजा मिलेगा हमें, तो मलाइका का जवाब सुनकर भी मीडिया और बैटी और ऑडियंस बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई।
यहां तक कि बहुत ज्यादा शोर और हलचल वहां पर मचना शुरू हो गया। मलाइका का कहना था कि एक साइंस फिक्शन है और उम्मीद करती हूं कि यह इस साल तक खत्म हो जाएगी और अगले साल की समर वेकेशन में इसका रिलीजिंग होगा, क्योंकि मीडिया अभी पिछले हफ्ते ही यह सुनकर आई थी कि स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी भी अपनी एक साइंस फिक्शन रिलीज करने जा रही है। वह भी अगले साल के समर वेकेशन में। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्लैश होने वाला था मलाइक और स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के बीच में। अगर यह कोई छोटी बात किसी और प्रोडक्शन कंपनी की बात होती तो शायद मीडिया इस बात को छोड़ भी देती, लेकिन क्योंकि यह एंटरटेनमेंट कंपनी और मलाइका के बीच की बात थी, तो अब मीडिया को भी नया मसाला मिल गया अपने रिपोर्टिंग लाइन को बढ़ाने के लिए वहां मौजूद। जब एक रिपोर्टर ने पूछा, आपको क्या लगता है, आपकी फिल्म ज्यादा ओप तक जा पाएगी या स्टार मून कंपनी आपको इस बार फिर हरा देगी? तो उस पर मलाइका ने जो बजट बताया है उसको सुनकर वहां मौजूद मीडिया हिल चुकी थी। मलाइका का कहना था, मेरा मूवी 6 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएगी और यह मेरा वादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे इंडस्ट्री में अभी तक का सबसे ब्लॉकबस्टर सिर्फ 10 बिलियन था और उसका डबल मलाइका ने बोल करके मीडिया को हिला दिया था। अब कहीं ना कहीं यह एक नई लड़ाई की शुरुआत थी स्टार मून एंटरटेनमेंट और मलाइका के बीच में। यहां तक कि मलाइका का कहना था, मेरी कंपनी में जितने भी लोग एक्टिंग कर रहे हैं वह सब प्रोफेशनल्स हैं, उनको अच्छी पेमेंट मिलेंगे। डायरेक्टर भी इतने अच्छे पैमाने पर काम कर रहे हैं, फोटोग्राफ अभी बहुत अच्छे तरीके से बुलाया गया है और मेन लीग यहां का तो सबसे बेस्ट है। पर क्या आप लोगों ने स्टार मून कंपनी को देखा? वहां पर तो लोग भी प्रोफेशनल नहीं हैं। वहां पर एंटरटेनमेंट के नाम पर सिर्फ बकवास होता है और कुछ भी नहीं है। उदाहरण, मलाइका की बातें सुनकर के वहां मौजूद सभी लोगों के मन में अब बहुत सारे सवाल थे, जिसमें मीडिया तो यह बात भी करने लग गई थी, इतना ओवर उस कॉन्फिडेंस, कहीं उसे लेना डूबे। क्या यह बात सच हो जाएगी? मलाइका सच में मिलियन क्रॉस कर जाएगी? मिलियन लाना मलाइका के लिए बहुत आसान है। क्या पैसा फेंकने से ही सब कुछ हो जाता है? क्या स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी हार जाएगी? और बहुत सी बातें वहां पर मलाइक और स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के बारे में होने लगी, क्योंकि अब रेहान की कंपनी के बारे में इतनी सारी बातें हो रही थी और रेहान तक बात ना पहुंची। ये पॉसिबल नहीं था। रेहान ने जब ये न्यूज अपने नेट पर पढ़े तो वह थोड़ा सा झटके में चला गया, जिस पर उसके असिस्टेंट ने कहा, सर मुझे लगता नहीं है कि ये इतना कुछ कर पाएगी जितना ये बोल रही है। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। इसके ऊपर क्या हमें भी कोई प्रमोशन करने की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम मलाइका की तरह इतना शोर नहीं मचाना है। हमें सेल्फ प्रमोशन करना चाहिए। सेल्फ प्रमोशन वो कैसे? सर हम नहीं चाहते कि मलाइका की तरह हम इस तरह की मीडिया ऐसे बुलाकर और इतना लाउड अनाउंसमेंट करें कि हाँ 6 मिलियन हमारी मूवी का क्रॉस कर देगी। यह तो बात सच है कि हमारी पहली मूवी है और हम यह भी नहीं जानते कि यह अच्छी जाएगी या बुरी। तो क्यों ना हम सिर्फ प्रमोशन करते हैं। सेल्फ प्रमोशन लोगों को बताते हैं, लोग अपने दोस्तों को बताएंगे। इस तरीके से इस मूवी का प्रमोशन होने देते हैं, यह ज्यादा अच्छा रहेगा। यह कहकर रेहान शांति से बैठ गया, लेकिन उसके असिस्टेंट को अभी भी कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा आ रहा था मलाइका की बातों पर। मलाइका की बात सुनकर उसने बहुत जोर से कहा कि मलाइका कितनी बेवकूफ है, इस तरीके का प्रमोशन कौन देता है? यह तो सीधा लड़ने के लिए ही आ गई है। तुम चिंता मत करो, उसे पागल होने दो, जैसा वह कर रही है उससे करने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपना काम करना है और यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। जहां रेहान इतना शांत अपने ऑफिस में बैठा था, वहीं रेहान के ऑफिस में अब हलचल मच चुकी थी। ऑफिस के एम्प्लॉयज का कहना था, मलाइका अब करना क्या चाहती है? हमें तो लगा था कि सिर्फ हमारी ही साइंस फिक्शन होगी जो इंडस्ट्री में आई है, पर यह तो और भी गलत हो गया। हाँ, हम लोग क्या करेंगे? हमारा तो प्राइस भी उनके बजट से आधा है। मुझे तो पहले ही पता था हम लोगों की मूवी कुछ काम नहीं आने वाली। तुम ऐसी बात कैसे कर रही है? क्या तुम्हें अपने बॉस में कॉन्फिडेंस नहीं? कैसा कॉन्फिडेंस तुमने देखा? हमारे बॉस ने कुछ भी नहीं करा। क्या तुम सच कह रही है? हमारे बॉस में कुछ भी नहीं करा। क्या तुमने फीनिक्स कोर्टयार्ड लाइन का नाम नहीं सुना? सर ने वहां पर सारी अरेंजमेंट करे। हाँ, ये सच कह रही है। सर ने वहां पर सारे अरेंजमेंट करे। सर सब कुछ के लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे लिए किया जा रहा है। और उसके बाद तुम कह रहे हो कि तुम्हें रेहान पर कॉन्फिडेंस नहीं है। तुम्हें भरोसा करना होगा, हमारी मूवी अच्छी जाएगी। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। और रही बात मलाइका की, यह तो फेक काम करने में वैसे ही माहिर है। हो चाहे बेशक जितना महंगा डायरेक्टर बुलाया हो, पर कहीं ना कहीं इसमें यहां पर भी यह गलती करेगी। हमें पूरा भरोसा है।
हाँ, शायद हम ज्यादा सोच रहे हैं और बहुत तरह तरह की बातें अब ऑफिस में चलना शुरू हो गई थी। जैसे रेहान ने कहा था, अब कंपनी में मौजूद हर एक एम्प्लॉय अब एक ही काम कर रहा था, अपने फैंस को और अपने ऑडियंस को ही। फैमिली को बोले और सायान, रेहान का यह सिर्फ प्रमोशन का आइडिया कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था। शोर मचाने से तो बेहतर था कि हम आपस में ही प्यार से अपनी ऑडियंस को समझाएं और मलाइका की तरह शोर ना मचाएं। वहां पर मौजूद बाकी एक्टर्स ने यह बात कही। वहीं दूसरी तरफ अमन का कॉल रेहान की तरफ आता है। यहां पर सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। मैं बहुत खुश हूं कि आपने हमारी कंपनी को चूज करा और आपने मेरी बात नहीं टाली। मैं इंतजार करूंगा कि आप और अपने क्रू मेंबर्स को लेकर हमारे आइलैंड पर जल्द ही पहुंचेंगे। रेहान से बात करने के बाद अमन ने फोन कट कर दिया। रेहान ने शशा को बुलाया और उसे क्रू मेंबर और बाकी लोगों को गिनने के लिए कहा। जब शशा ने बताया टोटल मिलाकर 132 लोग हैं और ऊपर से हम प्रॉप्स भी ले जाने होंगे, तो हम कैसे अरेंज करेंगे सब कुछ? तब रेहान ने कहा, मेरे वाले प्राइवेट प्लेन के लिए सब कुछ अरेंज करो, सभी लोग उसमें ये जाएंगे। प्राइवेट प्लेन? रेहान, तुम सही कह रहे हो ना? उसमें सब लोग आ जाएंगे। हाँ, तुम चिंता मत करो, उसमें सब लोग जाएंगे। कि तभी वहां पर नवीन जी आते हैं। वह कहते हैं, आपको पता है ना आपकी जो कार है, हमें उसके भी जरूरत पड़ेगी। वह कार मेन लीड के लिए बहुत जरूरी है। रेहान कहता है, आप चिंता मत करिए, उसका इंतजाम भी प्लेन में हम करवा देंगे। जिस कॉन्फिडेंस के साथ रेहान प्लेन के बारे में बता रहा था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि रेहान का प्राइवेट प्लेन सच में इतना बड़ा हो सकता है और उसमें इतनी जगह हो सकती है कि 132 लोग आने के बाद भी उसमें कार और बहुत सारे प्रॉप्स आ सकते हैं। और फिर आपका कैसे जाने का इरादा? रेहान शशा आंखें चढ़ाते हुए रेहान से पूछा, जिस पर नवीन जी ने कहा, शायद ही अपने यॉट से आएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? अब सबकी नजरें बस रेहान का जवाब सुनने के लिए बेताब थे। रेहानी यॉन से जाएंगे या फिर प्लेन से? क्योंकि कहीं ना कहीं यॉट का खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाने वाला था, क्योंकि उसमें फ्यूल डालता है और एक आइलैंड से दूसरे आयरलैंड तक जाना एक बहुत बड़ा टास्क था। सभी लोग शूटिंग के लिए उस दूसरे आइलैंड पर जाने की तैयारी कर रहे थे। जब रेहान ने सुना कि क्रू मेंबर्स को मिलाकर पहले ही बहुत सारे लोग हो गए हैं, तो रेहान ने सबको खुद के प्राइवेट प्लेन से उस आइलैंड पर ले जाने की बात की। जब डायरेक्टर नवीन ने कहा कि उन्हें शूटिंग की जगह रेहान की द मोस्ट एक्सपेंसिव कार भी चाहिए, सी कार गी, तो रेहान ने एक ही बार में उसके लिए हां कर दिया। डायरेक्टर नवीन ने रेहान से कहा, सर कैसा रहेगा अगर हम आपकी एक्सपेंसिव कार के साथ साथ आपके प्राइवेट प्लेन और याच का यूज भी हमारी फिल्म में करें? हमें वहां पर इन सबको रेंट पर नहीं लेना पड़ेगा और हमारा टाइम और पैसा दोनों बचेगा। डायरेक्टर नवीन की बात को शाशा ने भी सुन लिया था और उसने सवालिया लहजे में रेहान और नवीन से पूछा, क्या आप लोग सच में याच वहां पर लेकर जाना चाहते हैं? प्लेन और कार को लेकर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर हम अपना प्राइवेट याच इतनी दूर लेकर जाएंगे तो है कि इसका खर्चा रेंट पर लेने से बहुत ज्यादा आएगा। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है? शशा ने सवाल करते हुए उन्हीं लोगों से पूछ लिया। कंपनी के सीईओ होने के नाते शाशा पूरी कोशिश कर रही थी कि हर खर्च बिल्कुल सही तरीके से हो और उसका हम सही यूज करें, ताकि ना ही रेहान को और ना ही कंपनी को किसी को भी कोई भी दिक्कत हो। शाशा का सवाल सुनकर डायरेक्टर नवीन ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हम लोग इस तरीके से हिसाब नहीं लगा सकते। यंग मास्टर की वो याच बहुत ज्यादा महंगी और यूनिक है और वैसे भी आज वहां से लेने पर हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। हमें ऐसी वैसी याच नहीं चाहिए है। हम अपने हीरो को फिल्म में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, इसीलिए हमें सब कुछ एक्सपेंसिव दिखाना पड़ेगा। डायरेक्टर नवीन की बात सुनकर साशा रेहान की तरफ देखने लगी कि रेहान का क्या डिसीजन होगा। रेहान ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम अपनी आंच वहां पर लेकर जाएंगे। जितनी जल्दी वे लोग अच्छी तरह से फिल्म बना लेंगे, उसने ही जल्दी ही इस याच की कोस भी निकल जाएगी और इसे मेंटेन करने का खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। रेहान सिर्फ याच में डलने वाले ऑयल के लिए पैसों में कंजूसी नहीं कर सकता था। वैसे भी जब से रेहान ने उस इतनी बड़ी याच को खरीदा है, तब से वह वहीं पर पानी में ही खड़ी है और उसका कहीं भी कोई भी यूज नहीं हुआ है। यह अच्छा मौका है उसे सही जगह यूज करने का। वह सब लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी ऑफिस में अर्थ ने ईंट होते हुए कहा, उस याच को अगर वहां पर लेकर जा रहे हैं तो उसे ड्राइव करने वाला भी कोई चाहिए और मैं उसे ड्राइव कर वहां लेकर जाऊंगा। अर्थ को शुरू से ही वह याच
याच पसंद थी और वह उसे ड्राइव करना चाहता था। पर लास्ट टाइम रेहान के मना कर देने की वजह से उसको सिर्फ वहां पर उस रात पार्टी करके ही सेटिस्फाई होना पड़ा। पर अब जब उसने याच का नाम सुना तो वह इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था। और इस वक्त अर्थ बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अर्थ की बात सुनकर वहां खड़ी साशा ने उसे अपनी आंखों की कांख यों से एक नजर देखा और कहा, तुम्हें यह नहीं पता कि एक शिप को कैसे ड्राइव करते हैं और तुम आज की बात कर रहे हो। साशा की बात सुनकर अर्थ ने अपने दांत दिखाते हुए उससे कहा, अभिनव को पता है हाँ बोट कैसे ड्राइव करते हैं। जब वह ड्राइव करेगा तो मैं भी सीख लूंगा। अर्थ की ऐसी बकवास बात सुनकर साशा को गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वह गुस्सा निकाल नहीं सकती थी। अर्थ ने अपनी बकवास को आगे चालू रखते हुए कहा, इतनी अच्छी याच है और बहुत दुख की बात होगी बासी अगर हम इसे ऐसे ही यहां पानी में खड़े रहने देंगे और बाहर इसका यूज नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात, अगर हम इसका यूज उस आइलैंड पर नहीं करेंगे जहां पर इतनी खूबसूरत लड़कियां रहती हैं और जो हमें फुल कंपनी भी देती हैं, उनके लिए तो हमें इस शिप को वहां पर लेकर जाना चाहिए। रेहान ने बिल्कुल अपना चेहरा लटका हुए कहा, क्या हमारी कंपनी में खूबसूरत लड़कियों की कमी है जो तुम खूबसूरत लड़कियों के लिए उस याच पर बाहर जाना चाहते हो? रेहान की बात सुनकर अर्थ ने तुरंत लपक कर जवाब दिया, खूबसूरत लड़कियों की तो कोई कमी नहीं है, पर सब आप ही को देखती रहती हैं। मुझ पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता, इसीलिए मुझे बाहर जाना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर। अपनी बात कहने के चक्कर में अर्थ ने बिना वजह रेहान को टाउटर दिया था। सेकंड जनरेशन रिच बॉस के होते हुए भला क्यों कोई भी लड़की किसी और को देखेगी? अर्थ सच में कहे तो जब डांस क्लब से इतनी सारी ब्यूटीज कंपनी में आई थी तब अर्थ ने सोचा था कि अब वह खुले पंख फैलाकर जैसे चाहे वैसे शिकार कर सकता है। पर अर्थ को कहां पता था कि कंपनी में आते ही रेहान सभी को वैकेशन के लिए बाहर ले जाएगा। चलो, तब तक भी अर्थ ने सब रख लिया, यह सोचकर कि जब वह सब लोग वेकेशन से वापस आएंगे तब वह अपनी मनमानी कर पाएगा। पर वेकेशन से वापस आने के बाद सबके तेवर बदल गए थे। सभी लड़के सिर्फ रेहान को पसंद करने लगी। फिर उस बेचारे पर कौन ध्यान देने वाला था? अर्थ को इस तरह देखकर रेहान के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। रेहान को हंसता हुआ देखकर अर्थ ने थोड़ा सा नाराज होकर उससे कहा, अब आप हंसना बंद कीजिए भाई, हमारा वही आज उस आइलैंड पर जा रहा है और ये फाइनल है। अब क्या मैं इस बात को पक्का समझूं? अर्थ को थोड़ा सा गुस्से में देखकर रेहान ने कहा, ठीक है, तुम इस शिप को अपने साथ ले जा सकते हो और इसे ड्राइव भी कर सकते हो, पर तभी तक जब तक तुम इसे प्लेन समझकर उड़ाने की कोशिश ना करो। रेहान की बात सुनकर आज बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने खुशी में कहा, ठीक है, अब अपनी बात से पलटना मत। डायरेक्टर नवीन भी उस सुपर कूल याच को ड्राइव करना चाहते थे और खुद को सुपर कूल दिखाना चाहते थे, पर वह जानते थे कि यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि अर्थ उनका भाई है और वह सिर्फ एक एम्प्लॉय डायरेक्टर। यह सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। लगता है कि डायरेक्टर रोज रोज फिल्म शूट कर कर थक गए हैं और उन्हें भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, जिसके लिए उन्हें इस सुपर कूल आज की ड्राइविंग करनी है। यह शब्द कर डायरेक्टर नवीन एकदम चौंक गए, पर जल्दी ही उन्होंने खुश होते हुए और एक्साइटेड होते हुए कहा, यंग मास्टर रेहान, क्या मैं सच में इस शिप को ड्राइव कर सकता हूं? रेहान ने अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहा, कर सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। रोज रोज इतनी फिल्म शूट कर आप थक जाते हैं, मैं जानता हूं, आपको भी थोड़ा बहुत रिलैक्स चाहिए। जैसे ही रेहान में डायरेक्ट नवीन के लिए भी कहा कि वह भी शिप पर जाकर रिलैक्स कर सकते हैं। यह बात सुनकर रेहान का भाई अर्थ बीच में ही अपने दांत दिखाकर हंसने लगता है और कहता है कि यह सच में रिलैक्स होने का बहुत अच्छा तरीका है। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने दिमाग में कुछ और ही सोचकर यह सब बोल रहा हूं। साशा ने गुस्से में धीरे से कहा, इसकी तो मैं शशा ने अर्थ की बात का मतलब समझा एंड गुस्से में उसे खा जाने वाली नजरों से अर्थ की तरफ देखकर कहा, क्या तुम्हारे दिमाग में हमेशा ही ऐसी कचरा बातें चलती होती है? तुम हमेशा ऐसी ही बकवास बातें सोचते रहते हो और कोई भी बिजनेस का काम नहीं करते। साशा की ऐसी बात सुनकर अर्थ ने गुस्से में कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं अपना काम ठीक तरीके से नहीं करता हूं? कुछ देर तक उन दोनों की इसी तरह बस होती रही और उसके बाद दोनों रेहान के ऑफिस से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद स्टार मून कंपनी में काम करने वाले सभी लोग एक जगह पर ही इकट्ठा हो गए। जितने भी लोग और आर्टिस्ट थे वह सभी लोग रेहान के प्राइवेट प्लेन को देख रहे थे और उसके बाद सभी लोग उस प्लेन में अपनी अपनी जगह जाकर बैठ गए।
दूसरी तरफ अभिनव और अर्ध आइस दोनों उस शिप से आत्मवेश उस आइलैंड के ऊपर पहुंचे, पर शिप प्लेन से बहुत ज्यादा धीरे था। वैसे इस शिप की जरूरत इतनी जल्दी नहीं पड़ने वाली थी। मूवी में इसके धीरे पहुंचने से भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा प्राइवेट प्लेन के 101 को मैगी चला रही थी। जब सभी लोग उस आयरलैंड पर पहुंच गए तब मैगी ने धीरे धीरे उस प्लेन को टेक ऑफ करवाया। होस्ट के तौर पर अमन सुबह सुबह ही उस आयरलैंड पर अपनी कार लेकर पहुंच गया था, क्योंकि रेहान यहां पर मूवी शूट करने वाला था। इसीलिए उसने पहले ही सारे अरेंजमेंट कर दिए थे। रेहान और बाकी सभी लोग जो 100 से भी ज्यादा थे प्लेन से बाहर आए और खड़ी हुई गाड़ियों में सब लोग जाकर बैठ गए और वहां से एक 5 स्टार होटल में रवाना हो गई। जिस 5 स्टार होटल में यह सब लोग रुके थे वह इस अमन के परिवार की ही प्रॉपर्टी थी और ऊपर से एक 5 स्टार होटल था। रेहान के वेलकम के लिए उस होटल में सबसे अच्छे रूम बुक किए गए थे। अमन ने रेहान को देखकर बहुत ही ज्यादा पोलाइट होते हुए कहा, यंग मास्टर रेहान, आप लोग जब तक चाहे यहां रुक सकते हैं और जितना चाहे उतना खा पी सकते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है और प्लीज आपको इनमें से किसी भी चीज के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। अमन की बात सुनकर रेहान को थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील हो रहा था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी अमन जिस हिसाब से रेहान के साथ बहुत पोलाइट बिहेव कर रहा था उस हिसाब से रेहान उसे पैसे ऑफर नहीं कर सकता था। जब बड़ी बड़ी फिल्मी शूट होती है उस वक्त बड़े स्टार ही इतने बड़े 5 स्टार होटल में रुक पाते हैं, क्योंकि बाकी लोगों के लिए कौन इतना पैसा खर्च कर सकता है। यहां तक कि छोटे स्टोर्स भी ओकेज ही कभी कभार ऐसे बड़े 5 स्टार होटल में 1-2 दिन के लिए रुकते थे। अगर वह लोग 1-2 महीने के लिए रुकने की सोच भी लेते तो शायद उन लोगों को खून की उल्टियां होनी शुरू हो जाती और आखिरकार यह सब लोग किसी छोटे होटल में ही रुका करते थे। पर आज उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रेहान की कंपनी की तरफ से उन लोगों को इतना अच्छा रहने का और खाने पीने का इंतजाम मिलेगा। अमन को लगा कि शायद रेहान यहां रहने से मना कर सकता है, तो उसने तुरंत ही अनाउंस कर दिया कि तो अब फाइनल हो गया है सभी लोग और रेहान यहीं पर रुकेंगे। और यंग मास्टर रेहान, बहुत मुश्किल से यह मौका मिला है कि मैं आपकी मदद कर पाऊं, तो प्लीज आप मुझे ऐसा करने दें। अमन की बात सुनकर रेहान ने ऊट से कहा, तुम्हें कुछ और करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कपूर फैमिली को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो अमन कपूर फैमिली का वंशज है, पर उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह परिवार की प्रॉपर्टी के ओनरशिप को डिसाइड कर सके। जैसे रेहान के साथ था वैसे ही हम उनके साथ था। रेहान भी सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी ही यूज कर सकते थे। रेहान का परिवार बहुत ज्यादा बड़ा था और रेहान के पास कोई भी अधिकार नहीं था अपनी फैमिली प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने का या उस पर हक जताने का। पर तभी तक जब तक वह उस पर थी मास्यार परिवार का और सारी प्रॉपर्टी का राजा नहीं बन गया था। अमन ने मुस्कुराते हुए रेहान से कहा, डोंट वरी यंग मास्टर रेहान, यह फिल्म स्टूडियो और होटल दोनों पहले से ही मेरे हैं और कोई भी कुछ नहीं कहेगा। आप लोग आराम से अपने फिल्म शूट कर सकते हैं। अमन की बात सुनकर रेहान ने स्माइल करते हुए अपनी गर्दन हमें हिलाई और अपने साथ आए हुए लोगों के होटल में ठहरने के अरेंजमेंट देखने लगा। रेहान ने देखा कि उन लोगों को वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो उसने सोचा कि अब सब ठीक है। ये होटल और बिजनेस अमन का खुद का था और वह जैसे चाहे इसका यूज कर सकता था। अमन ने आगे हंसते हुए रेहान से कहा, आज रात को हमने होटल में सभी लोगों के लिए एक साथ दिन अरेंज किया है। अगर आप फ्री हैं तो प्लीज वहां आए। मैं आप लोगों को किसी से मिलना चाहूंगा। अमन की बात सुनकर रेहान ने पहली ही बार में साफ मना कर दिया। एक्चुअली तुम्हें तो पता ही है कि अभी काम बहुत ज्यादा है और हमें जल्दी से जल्दी यह फिल्म शूट करनी है। हम लोग इस बारे में बाद में कभी बात करेंगे। रेहान सच में किसी भी दिन में नहीं जाना चाहता था और ना ही ज्यादा लोगों से घुलना मिलना चाहता था। अमन ने जो ऑफर दिया था वह बहुत ही ज्यादा अच्छे इरादे से उसने रेहान को दिया था, जिसे रेहान चाहकर भी मना नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने काम का बहाना बनाकर डाल दिया, पर अमन भी सब कुछ समझता था। इसीलिए उसने कहा कि कोई बात नहीं रेहान, आप पहले रेस्ट कर लीजिए, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। अमन के इतना कहने पर रेहान अपने क्रू मेंबर्स के साथ उस 5 स्टार होटल में रुक गया और वहां की अरेंजमेंट्स देखने के बाद रेहान ने सभी को अपने अपने कमरे में जाने के लिए कह दिया। उसी वक्त अमन ने रेहान और बाकी सभी भी लोगों को रात को हो रहे खाने के बारे में बताया और सभी को इनवाइट किया, पर रेहान ने उसी वक्त कोई बहाना बनाकर मना कर दिया, क्योंकि वह ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहता था। अमन ने भी उसके दिए हुए कारण को सही माना और उसे जाकर रेस्ट करने के लिए कहा।
रेहान ने अपने रूम में जाने से पहले अमन को सभी अरेंजमेंट्स के लिए थैंक यू कहा, जिस पर अमन ने बहुत ही खुश होते हुए कहा, इसमें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो कर सकता था मैंने वह किया है और मैंने फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्शन कर दिए। आप वहां कभी भी आकर अपनी टीम के साथ शूटिंग शुरू कर सकते हैं और अगर मैं वहां पर नहीं भी रहूं तो भी मेरे लोग वहां पर रहेंगे जो पूरी तरह से आप लोगों का ख्याल रखेंगे। अपने कमरे तक आते आते यह सारी बातें अमन ने रेहान को बताई थी। अपने कमरे के अंदर जाने से पहले रेहान ने फिर से अमन को थैंक यू कहा और फिर अमन को वहां से भेज दिया। अमन वास्तव में बहुत सिंसियर था। उसने रेहान के लिए जो कमरा अरेंज किया था वह सिर्फ लग्जरियस ही नहीं था, बल्कि वहां से पूरे आइलैंड का बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आता था। जिस आइलैंड पर शूटिंग होनी थी वह रहने के हिसाब से बहुत ही अच्छी जगह थी। इसलिए बहुत सारे अमीर लोगों के घर उस जगह पर थे। जैसे ही सर्दियां शुरू हो जाती थी वह सभी लोग यहां आकर रहने लग जाते थे, जैसे माइग्रेट पक्षी आया करते हैं। रेहान के कमरे से फ्लोर टू सीलिंग विंडो नजर आ रही थी और उसमें से जितनी दूर तक अर्थ की नजर जा रही थी वहां तक नीला गहरा समंदर और वहां पड़ी रेत की वजह से बिल्कुल गोल्डन बीच का नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ऊपर से वहां पर बहुत सारी ब्यूटीज उस बीच पर खेल रही थी। कोई भी आदमी ऐसा नजारा देखकर उस ओर आकर्षित हो जाएगा। किसी को कोई आश्चर्य नहीं था कि अर्थी से इस कमरे में आना चाहता था, वहां रहना चाहता था। इसी आइलैंड के पास एक खूबसूरत बीच और था जहां बहुत सारे लोग अपनी वैकेशन मनाने आते थे। इस आइलैंड पर आना और इस खूबसूरत नजारे को देखना बहुत ज्यादा खर्चीला काम था, पर फिर भी बहुत सारे लोग यहां पर आया करते थे और अपनी वेकेशन एंजॉय करते थे। इस टाइम पर पूरी डॉक बहुत सारे बोट से भरी रहती थी। रेहान को इस तरह बालकनी में खड़े देखकर कियारा अंदर आए और उससे सवाल करते हुए बोली, क्या बात है ना अफिशिया काम, क्या देख रहे हो तुम? कियारा एक फैशन डिजाइनर थी और इस वक्त मूवी की शूटिंग के टाइम पर उसे क्लोथिंग इंचार्ज और मेकअप इंचार्ज बनाया गया था, क्योंकि इस बार कियारा भी फिल्म में शूटिंग कर रही थी। कियारा का सवाल सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां खड़ा होकर बाहर का नजारा देख रहा हूं। यह क्लाइमेट काफी खूबसूरत है। बहुत सारे लोग यहां पर घर खरीदने आते हैं। मैं भी यहां पर एक साथ कुछ घर खरीदने की सोच रहा हूं। जैसे ही कियारा ने रेहान की बात सुनी उसने अपने मन में सोचा, अगर मैं यहां ज्यादा आती नहीं हूं तो यहां घर खरीदने का मतलब क्या है? तो फिर यहां पर इन्वेस्ट करने का मतलब ही क्या है? पता नहीं रेहान के दिमाग में क्या चलता रहता है। यह एक नॉर्मल सी बात है। अगर कोई इंसान इस जगह पर घर खरीद रहा है तो फिर यहां पर किसी को रहना भी पड़ेगा, वरना इतना सब कुछ खरीदना बेकार है। रेहान ने भी कैजुअल ये बात कह दी थी। अगर उसके नेटवर्क को देखा जाए और वह अपना पैसा रियल एस्टेट के काम में इन्वेस्ट करें तो रेहान के लिए बहुत ही सिंपल बात है। इस जगह पर घर खरीदने की कियारा को इतना सोचता हुआ देखकर रेहान ने उससे कहा, मैंने अभी अभी जो कहा वह सच है। कियारा ने बात पलटते हुए रेहान से कहा, मैंने देखा कि तुमने ज्यादा कुछ नहीं खाया है क्या? तुम्हें भूख नहीं लग रही है? खैर छोड़ो, ये सब बातें, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आई हूं। अगर तुम्हें भूख लगे तो खा लेना। यह कहकर कियारा ने खाने का डब्बा रेहान की तरफ बढ़ा दिया। जब कियारा रेहान के बिल्कुल सामने खड़ी थी तब अचानक से वहां पर एक स्टॉल पर फिसल गई और उसके मुंह से जोर से आय की आवाज निकल गई और एकदम से रेहान की बाहों में बेहोश होकर गिर गई। रेहान ने जब देखा कि कियारा गिरने वाली है तो उसने जल्दी से अपने कदम आगे बढ़ाकर कियारा को अपनी बाहों में संभाल लिया। रेहान ने थोड़ा सा प्यार से पर गुस्सा करते हुए कहा, तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा कि तुम मर ही जाओगी। थोड़ा संभल कर चला करो ना। हाँ भैया। जब कियारा ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वह ठीक है। तभी उसका ध्यान अपने लाए हुए स्नैक्स के बॉक्स पर पड़ा जो जमीन पर गिर गया था। वह स्नैक्स डब्बे से बाहर आ गए थे और खाने लायक बिल्कुल नहीं रह गए थे। रेहान ने भी उस डब्बे को देखा और कियारा से कहा, इट्स ऑक फ्लो गंदा नहीं है, उसे यूज कर सकते हैं, तुम उसे उठा लो। पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें मुझे यूज करना ज्यादा पसंद है। रेहान के मुंह से यह सब बातें सुनकर कियारा ने शर्म से अपना मुंह रेहान की बाहों में छिपा लिया और बहुत ही प्यार से और धीरे से बोली, मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से स्नैक्स लेकर आई हूं और तुम मेरा ही मजाक बना रहे हो। कियारा की आवाज इतनी ज्यादा धीरे थी जैसे मच्छरों की आवाज होती है, बहुत ही धीमी। कियारा की बात सुनकर रेहान ने प्यार से उसका चेहरा देखने के लिए बाहर की तरह किया। कियारा इस वक्त ऐसे ब्लश कर रही थी जैसे कोई यंग लड़की अभी अभी प्यार में पड़ी हो और उसके दोनों गाल हल्के गुलाबी हो रहे थे।
रेहान ने जब कियारा को ऐसे देखा तो वह थोड़ा सा हैरान था। उसने धीरे धीरे अपना सिर कियारा की तरफ उसके करीब ले जाने लगा। खुशी और शर्म दोनों ही कियारा की आंखों में देखे जा सकते थे। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और उस पल का इंतजार करने लगी, जिस पल का इंतजार वह काफी टाइम से कर रही थी, कि तभी अचानक से रेहान के रूम का दरवाजा ओपन हुआ और बाहर से और मैगी अंदर आए। रेहान की पर्सनल बॉडीगार्ड होने की वजह से मैगी के पास भी रेहान के रूम का कार्ड था, ताकि वह जरूरत पड़ने पर कभी भी रेहान के रूम के अंदर आ सके। साशा और मैगी जैसे ही अचानक अंदर आए तो उन दोनों की आंखें हैरानी से भर गईं, क्योंकि दोनों को ही उम्मीद नहीं थी कि अंदर आकर उन्हें यह सब देखना पड़ेगा। रेहान और कियारा दोनों की सिचुएशन थोड़ी सी विच ऑफ ए याद थी। साशा और मैगी को देखकर कियारा की हालत एकदम डरे हुए खरगोश जैसी हो गई थी। उसने जल्दी से रेहान को खुद से दूर किया और खुद को एकदम सही दिखाने की कोशिश करने लगी। हालांकि बार बार कियारा अपने बालों को ठीक कर रही थी, जो दिखा रहा था कि वह थोड़ी सी ऑकवर्ड फील कर रही है। जब रेहान ने देखा कि अभी वह जो करने वाला था वह साशा और मैगी के आने से डिस्टर्ब हो गया है, तो उसे थोड़ा सा बुरा लगा। रेहान ने उन दोनों को एक्सप्लेन करते हुए कहा, वह एक्चुअली कियारा अभी गिरने वाली थी और मैंने उसे संभाल लिया। रेहान की बात सुनकर शशा ने थोड़ा जोर देते हुए कहा, ओ आई सी, क्या अब तुम ठीक हो कियारा? कियारा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अब मैं ठीक हूं। मैगी चुपचाप जाकर एक कोने में खड़ी हो गई, जैसे वह खुद को कोई बाहर की समझती हो। कुछ देर के लिए पूरे कमरे में शांति छा गई। रेहान उन तीनों की फीलिंग लेस एक सिर दर्द लगता था। फिर भी रेहान ने सोचा कि वह खुशकिस्मत है जो वो कियारा जैसी सुलझी हुई लड़की को पसंद करता है। रेहान उन लोगों में से था जिसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि किस तरीके से रिलेशनशिप को हैंडल किया जाए, क्योंकि वह ज्यादातर दूर ही रहा है अपनी फैमिली से। रेहान को अगर सिर्फ फन के लिए लड़की से रिलेशनशिप बनाना होता तो शायद उसके लिए यह सब कुछ इतना मुश्किल नहीं होता, पर रेहान सच में औरतों की बहुत इज्जत करता था। बाकी औरतों का तो शायद उतना नहीं, पर रेहान इन तीनों को बिल्कुल भी गलत ट्रीट नहीं करना चाहता था। फिर भी रेहान यह सब कुछ अब सिर्फ समय पर छोड़ सकता था, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर ज्यादा समय पर छोड़ा तो शायद यह मामला और गहरा हो जाएगा। अब किसी को तो उस कमरे की खामोशी को तोड़ना ही था, तो शुरुआत शशा ने की, यह कहकर कि डायरेक्टर नवीन कल फिल्म स्टूडियो सिटी की लोकेशन पर जाएंगे, ताकि सही लोकेशन को यूज कर सके, और अगर सब कुछ सही रहा तो कल से ही शूटिंग शुरू हो जाएगी। अपनी बात जारी रखते हुए शशा ने आगे कहा, मैंने देखा है कि जो भी बाकी लोग किसी भी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करते हैं तो वह लोग एक गेट टुगेदर सेरेमनी रखते हैं। क्या ऐसा कुछ करना हमारे लिए भी जरूरी है? और डायरेक्टर नवीन को भी लगता है कि यह सब हम लोगों को करना चाहिए, तो वह आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। साशा की बात सुनकर रेहान ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, हम लोग भी ये करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या करते हैं, पर हमें यह सब करना चाहिए ताकि हमारे साथ काम करने वाले सभी लोगों को लगे कि वह सच में एक फिल्म शूट कर रहे हैं, और ऑफिशियल वे सभी अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर पाए। रेहान की भी सहमति मिल जाने के बाद साशा यह कहते हुए वापस बाहर चली गई कि उसे आज रात की पार्टी के लिए तैयारी करनी है। मैगी भी यह कहते हुए निकल गई कि वह भी साशा की मदद कर देगी। अब उस कमरे में सिर्फ कियारा और रेहान ही बचे थे, और कियारा को और ज्यादा वहां खड़े रहते हुए शर्मा रही थी। इसीलिए वह भी बहाना बनाते हुए यह कहकर चली गई कि मैं भी देख लेती हूं। अगर कोई और काम हो तो अब सिर्फ रेहान ही उस कमरे में अकेला बचा था। उसे इस पूरे कमरे में अकेला छोड़ दिया गया था, और अब वह किसी भी खूबसूरत लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था। उससे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ बर्फ की तरह ठंडी पड़ गई है। उसने सोचा कि वह अपनी लाइफ के बारे में या अपनी रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोचे, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अपने रूम में कंप्यूटर को देखकर अब उसने अपना दिमाग सिर्फ थोड़ी देर गेम खेलकर शांत करने में ही सही समझा, क्योंकि अब उसकी कंपनी बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रही थी और उसके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। इसीलिए उसे अब खुद सारे काम करने की जरूरत नहीं थी। रेहान को सिर्फ कुछ डायरेक्शन अपने सबॉर्डिनेट को देने होते थे, बाकी काम उसके एम्प्लॉयज खुद ही कर लेते थे, और इसी वजह से अचानक ही उसके पास टाइम ही टाइम रहने लगा था। कार्तिक, जो हमेशा खुद को बिजी रखता था, उसे एकदम से इतना खाली टाइम खुद के पास देखकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगा था।
और वह अपने टाइम को पास करने के लिए नई नई चीजें करने लगा था। कुछ कुछ देर खेलने के बाद रेहान बहुत बोर फील करने लगा। वह खड़ा होकर कुछ स्नैक्स खाने लगा। तभी उसके दिमाग में वह पुरानी बातें आने लगी। जब रेहान एक वेटर की जॉब किया करता था तो बहुत सारे लड़के जो उस वक्त उसके सामने यही गेम खेला करते थे। जो गेम वह और अभी अभी खेलकर खड़ा हुआ था। रेहान का बहुत मन करता था उस वक्त यह गेम खेलने का, पर ना ही तो उसके पास इतना समय था और ना ही पैसे कि वह इस गेम को खेलने में टाइम और पैसा वेस्ट कर दे। पर आज जब रेहान यह गेम खेलकर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे इस गेम को खेलने से उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिली। इसमें सिर्फ लोग या तो दूसरों को गोली मारते हैं या उन्हें जहर देकर मार देते हैं, और फिर लास्ट तक यही सब करते करते कोई एक ओक आता है और उसे खुद को मार कर चला जाता है। रेहान के कमरे का दरवाजा बंद नहीं था, तो अनुज जो वहां से गुजर रहा था उसने सोचा कि रेहान को ग्रीटिंग देते हुए जाए, और इसीलिए वह रेहान के कमरे में आ गया। और जब उसने देखा कि रेहान कंप्यूटर के आगे बैठा हुआ है तो उसने बहुत ही उत्सुक होकर बोला, यंग मास्टर, क्या आप खेल खेल रहे हैं? रेहान गेम खेलते हुए अपनी कुछ पुरानी यादों को याद कर रहा था। तभी उसके कानों में अनुज की आवाज पड़ी। अनुज की आवाज सुनकर रेहान ने पीछे मुड़कर उसे देखा और उसकी तरफ स्माइल कर दी, पर अपने मन में कहा, हाँ, लगता है थोड़ा सा बोरिंग है। इस गेम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं खेल सकूं और जिससे मेरा दिल खुश हो। अनुज ने बात आगे बढ़ाते हुए रेहान को कहा, यंग मास्टर रेहान, आप इतनी रिच हैं, आप अपने साथ खेलने के लिए कोई प्लेयर क्यों नहीं ढूंढ लेते? रेहान को अनुज की बात बिल्कुल समझ नहीं आई और उसने हैरान होते हुए पूछा, मतलब? अनुज आया तो था। कुछ जरूरी बात करने पर वह अपनी बात भूलकर एक्साइटेड होकर गेम की बातें रेहान के साथ करने लगा। अनुज ने रेहान को समझते हुए कहा, हमारी डोमेस्टिक गेमिंग इंडस्ट्री इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है और ना ही ये 3 ब्लॉकबस्टर ओवरसीज जितनी डेवलप हैं। हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे गेम और उनके वर्जन हैं जिन्हें पहले नहीं खेला गया है और वह बिना वजह खराब होकर जा रहे हैं। क्या आप उनके बारे में जानना चाहते हैं? अनुज की इतनी डीप बात सुनकर रेहान का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। उसने अपने मन में सोचा, मैं तो सिर्फ गेम खेल रहा था, पर यह मुझे इतना ज्यादा डीप में बता, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? जैसे जैसे अनुज इस गेम इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा था उसकी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उसने रेहान को आगे बताया, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में इन गेम्स के डेवलपर्स सिर्फ प्रॉफिट ही सोचते हैं। उन्हें बाकी चीजों से मतलब नहीं होता। वे लोग हमेशा ऐसे ही गेम बनाते हैं जिनसे वह लोग जल्दी से जल्दी पैसे कमा सके और जो बनाने में ज्यादा टाइम भी ना लगे। वहीं दूसरी तरफ विदेशों में गेम बनाने के कंप्यूटर 100 मिलियंस और बिलियन डॉलर के होते हैं। इस तरह की गेम बनाने में उन लोगों को कुछ साल लग जाते हैं। आप काफी रिच हैं यंग मास्टर, आप ऐसी गेम इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप करते जिसमें आप इन्वेस्ट करके जैसा चाहे वैसा गेम खेल सके? अनुज की बात सुनकर रेहान ने अपने दोनों हाथ फैलाए और उससे कहा, क्या मेरे लिए सही नहीं होगा कि मैं अपना सारा ध्यान अभी सिर्फ मूवीज बनाने में दूं और मुझे गेम खेलने की क्या जरूरत आ गई? मूवीज का नाम सुनकर अनुज को याद आया कि उसे भी रेहान से कुछ जरूरी बात करनी है और उसने चौंक हुए रेहान से कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि हमें अभी मूवी शूट करनी है। एक्चुअली मैं इसीलिए ही यहाँ आया था ताकि मैं आपको बता सकूं कि डायरेक्टर नवीन ने मुझे यह कहने के लिए कहा था कि हमें मूवी में शूट करने के लिए हाई एल्टीट्यूड कैमरा चाहिए। यह सुनकर रेहान ने अनुज से पूछा, तो क्या बात है, क्या कोई दिक्कत आ रही है इसमें? अनुज ने रेहान से सवालिया लहजे में पूछा, जी, मुझे यह पूछना था कि क्या इस हाई एल्टीट्यूड कैमरा में ड्रोन फोटोग्राफी यूज होगा या एयरप्लेन फोटोग्राफी यूज होगा? रेहान को ज्यादा समझ नहीं थी इस इंडस्ट्री की, इसीलिए उसने हैरान होकर खुद ही अनुज से पूछा, इन दोनों में कोई अंतर है क्या? अनुज ने रेहान को समझते हुए कहा, जी यंग मास्टर, इन दोनों में अंतर है। ड्रोन एक सुपर क्लियर पिक्चर कैप्चर कर सकता है। ड्रोन से ली हुई पिक्चर्स ज्यादा अच्छी आती है, बजाय कैमरा को फ्लेक्सिबल करके ऑपरेट करने के। अनुज की बात सुनकर रेहान ने कहा, तो फिर इतना डिस्कशन किसके लिए? हम डायरेक्ट प्लेन से ही आसमान में पिक्चर क्लिक करेंगे। अनुज ने थोड़ा झकते हुए कहा, यही तो दिक्कत है रेहान सर, हमें उसके लिए हेलीकॉप्टर रेंट पर देना होगा। रेहान ने अपना हाथ हवा में हिलाते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे शिप में एक हेलीकॉप्टर भी है। जरूरत आने पर मैं तुम लोगों को उसका यूज करने दूंगा। कोई भी हेलीकॉप्टर बाहर से रैंक पर लेने की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन बाद वह वक्त भी आ गया जब शूटिंग के लिए इन लोगों को हेलीकॉप्टर की जरूरत थी। डायरेक्टर निर्वाण अनुज
और बाकी सभी लोग उस शिप के ऊपर आ गए। वहां पर हेलीकॉप्टर बिल्कुल तैयार था। अनुज ने अपना सिर झटक हुए कहा, अरे यार, मैं तो भूल ही गया कि इस शिप के ऊपर हेलीकॉप्टर भी हैं। अनुज को इस तरह भागता हुआ देखकर रेहान ने अपनी आंखें वापस अपने कंप्यूटर पर टिका दी और सोचने लगा कि अभी अभी अनुज ने क्या कहा। रेहान के दिमाग में अनुज की कही वही वाली बात बार बार आ रही थी। डू यू वॉन्ट टू मेक योर ऑन गेम? रेहान बार बार इसी बारे में सोचने लगा। 2 दिन बाद वह शिप भी उस आइलैंड पर पहुंच गई। जब सब कुछ तैयार हो गया तब रेहान ने एक सिंपल सी ओपनिंग सेरेमनी रखी और उसके बाद मूवी ऑफिशियल बनना शुरू हो गई। एक्टर पहले ही स्क्रिप्ट के साथ बहुत हद तक फैमिलियराइज्ड हो गए थे और स्क्रिप्ट में लिखी लाइन भी लगभग सभी ने याद कर ली थी, क्योंकि डायरेक्टर सभी को एक्ट ऑन ऑर्डर दिए थे। बिल्कुल भी अब शायद कोई भी एक्टर गलती नहीं करने वाला था। स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं थी, पर हां, यह कहा जा सकता है कि एवरेज से अबव थी। और सबसे बड़ी बात उस स्क्रिप्ट में यह थी कि स्क्रिप्ट में जो सीन था वह बहुत ही बड़ा था। जितना ज्यादा स्टोरी लॉजिकल इंपैक्ट पर बनी हुई नहीं होती है और उसमें स्पेशल इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, तो वह मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पांस देती है। रेहान अपने दिमाग में स्पेशल इफेक्ट डालकर मूवी को बहुत अच्छा बनाना चाहता था। इसीलिए उसने तुरंत अपना फोन उठाया और अमन को कॉल किया। अमन, तुम मुझे पहले किसी स्पेशल इफेक्ट कंपनी के बारे में बता रहे थे। मैं जल्द से जल्द इस कंपनी से मिलना चाहता हूं। रेहान की बात सुनकर अमन ने उससे पूछा, क्या तुम उस कंपनी का यूज अपने मूवी में स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए करने वाले हो? रेहान की मूवी की सबसे बड़ी बात यही थी कि वह उसने स्पेशल इफेक्ट यूज करने वाला था। इसीलिए रेहान सबसे बेस्ट कंपनी को ही इस काम के लिए यूज करने वाला था। डायरेक्टर नवीन ने भी कुछ जगह रेहान को बताई थी, पर रेहान की बताई हुई जगह से कंपेयर करने के बाद डायरेक्टर नवीन खुद भी अपने आइडिया के साथ आगे नहीं जाना चाहते थे। जब रेहान यहां आया था उस वक्त अमन ने भी रेहान को कुछ जगह बताई थी जो शूटिंग के लिए काफी अच्छी मानी जाती थी। यह रेहान की पहली मूवी थी और रेहान इसके लिए सब कुछ बेस्ट चाहता था। अमन से फोन पर बात करने के बाद रेहान फोन रखने ही बोला था। तभी अमन ने बात आगे बढ़ाते हुए रेहान से थोड़ा झकते हुए कहा, यंग मास्टर रेहान, मुझे आपसे कुछ और भी बात करनी थी। रेहान ने सिंपली उससे पूछा, बोलो क्या बात है? अमन ने थोड़ा घबराते हुए कहा, यंग मास्टर स्काई फी के क्रू ने हमारी कंपनी से कनेक्ट किया था और वह लोग यहां पर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे भी यह बात अभी पता चली है। यह सब कुछ स्काई स्टूडियो के बिजनेस डायरेक्टर ने डिस्कस किया था, लेकिन अभी भी यह कॉन्ट्रैक्ट प्रिलिमिनरी स्टेज पर ही है। अगर आप इस बात से सहमत नहीं हैं, तो मैं इस डील को रिजेक्ट कर दूंगा। अमन भी यह बात जानता था कि स्काई फॉर्च्यून में काम करने वाली एक्ट्रेस मलाइका रेहान की अपोनेंट है और वह भी इसी जगह पर आकर अपनी फिल्म शूट करना चाहती हैं। यह बिल्कुल सिंपल था कि मलाइका जानबूझकर प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे हैं। अमन को इस बात का डर था कि कहीं बाद में उसे इस बात के लिए दोषी न ठहराए, इसीलिए उसने सबसे पहले रेहान को इस बारे में बताना जरूरी समझा। अभी तक अमन ने स्काई फज के साथ कोई बात पक्की नहीं की थी और अगर रेहान को इस बात से ऑब्जेक्शन होगा तो अमन उन लोगों को साफ मना कर देगा। रेहान ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, मैं क्यों तुम्हें इस बात के लिए मना करूंगा? तुम एक बिजनेसमैन हो और अगर कोई डील करने से तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? रेहान के मुंह से यह बात सुनकर अमन काफी हैरान था, क्योंकि उसने तो कुछ और ही सोचा हुआ था। पर अमन रेहान से पूछना चाहता था कि मलाइका उसकी अपोनेंट है, तो फिर पर रेहान की बात उसके मन में ही रह गई। असल में बात यह थी कि रेहान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि और उसकी अपोनेंट है और कौन नहीं। रेहान को बस अपना 100% देना था और उसे पूरा भरोसा था कि उसके पास बेस्ट एक्टर हैं। पर अमन को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अमन को अभी भी सोचता हुआ देखकर रेहान ने खुद ही उससे सवाल करते हुए कहा, एक बात बताओ, मैं यहां पर अपनी फिल्म शूट करूंगा और वह बस अपनी फिल्म शूट करेगी, तो ऐसे में क्या किसी भी फिल्म की क्वालिटी किसी स्टूडियो पर डिपेंड करती है या फिर कि एक्टिंग, डायरेक्शन और स्क्रिप्ट पर? अमन ने फिर से एक बार कंफर्म करते हुए रेहान से पूछा, यंग मास्टर रेहान, क्या इसका मतलब हम उन लोगों को अलाउ कर सकते हैं? अभी तक ऐसे स्टूपिड सवाल पूछने से रेहान ने उसे थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम सच में पैसे कमाना चाहते हो? जब कोई कस्टमर खुद तुम्हारे पास यहां आ रहा है तो तुम उसे मना क्यों कर रहे हो? तुम सच में बेवकूफ हो। रेहान के ऐसा कहने पर अमन ने तुरंत खुश होते हुए कहा, ठीक है यंग मास्टर, मैं अभी उन लोगों को हां कह देता हूं। अब अमन ने कुछ देर के लिए कुछ सोचा और खुद से बात करते हुए बोला,
यंग मास्टर रेहान, क्या आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं? रेहान ने अमन से कहा, अगर दो अपोनेंट एक ही जगह शूट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने यहाँ की प्राइस 3 टाइम हाई कर देनी चाहिए और उन लोगों को बता देना चाहिए। रेहान की बात सुनकर अमन ने हैरान होते हुए अपने मन में बोला, क्या रेहान सर का दिमाग खराब हो गया है जो वह मुझे सीधा इस इंडस्ट्री से ही बाहर निकलने की सोच रहे हैं? इतना सब कुछ सोचते हुए अमन ने रेहान से पूछा, सर, स्काई फॉर्च्यून एंटरटेनमेंट कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है और वह 400 मिलियन रुपए अपनी फिल्म में लगा रहे हैं। अगर मैं अपना स्टूडियो 3 गुना ज्यादा महंगा कर दूंगा तो आपको नहीं लगता कि वे लोग मुझे ही रिप्लेस करके किसी और जगह को चूज कर लेंगे? अमन की बात सुनकर रेहान ने उसे समझाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। कम से कम एक बार दिमाग पर जोर डालकर इसके बारे में सोचो तो सारी। इतना कहकर रेहान ने फोन रख दिया। अमन ने रेहान की कही हुई बात को बहुत ही ध्यान से सुना और उस पर सोचते हुए बोला, जरूर, रेहान ने कुछ बड़ा सोचा होगा और उसने रेहान की बात को मानना ही सही समझा। उसके बाद अमन ने अपनी कंपनी के बिजनेस डायरेक्टर को बुलाया और उससे कहा कि स्काई फर्स्ट को बता दो कि प्राइस 3 टाइम हाई हो गई है और अगर इन्हें यहां शूट करना है तो मेरी शर्त माननी पड़ेगी। दूसरी तरफ अमन यह भी सोच रहा था कि अगर यह लोग इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो भी अच्छा होगा। जैसे कहे कि वे लोग रेहान के दुश्मन हैं और यहां आकर वे लोग रेहान के लिए मुश्किल ही पैदा करेंगे। अमन ने अपने सबऑर्डिनेट से पूछा, क्या स्काई फ्यू कंपनी के साथ डील सही जा रही है? अमन की बात सुनकर उसके मैनेजर ने कहा, जी सर, मलाइका मैम की शूटिंग की सारी तैयारियां पहले ही हो गई हैं और वे लोग भी फिल्म शूटिंग करने के लिए तैयार हैं। अमन जानता था कि 400 मिलियन की मूवी जो कंपनी बना रही है वह पक्का अपने लिए बेस्ट फिल्म स्टूडियो चूज करेगी, वरना शायद कहीं ना कहीं इसका असर उनकी फिल्म पर पड़ेगा जो वह लोग नहीं चाहेंगे। और फिलहाल सबसे अच्छा फिल्म स्टूडियो पूरे देश में अमन का ही था, जिसे वे लोग कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। मलाइका के मैनेजर ने उससे कहा, जी मैम, मेरी बात तो हुई है और उन लोगों ने एक प्राइस भी बताया है। पर मनगढ़ की आधी बात सुनकर मलाइका ने जल्दी करते हुए उसे कहा, पर क्या? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो। मलाइका की बात सुनकर मैनेजर ने जल्दी से उससे कहा, मैम, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से डील 10 मिलियन की होनी चाहिए, पर उन लोगों ने हमें 30 मिलियन रुपए बैठाए हैं। यह सुनकर मलाइका की आंखें लगभग बाहर निकल आई और उसने हैरान होते हुए वॉल करके फिर से पूछा, क्या कहा? 30 मिलियन? आखिर स्काई फॉर्च्यून एंटरटेनमेंट कंपनी का बजट 400 मिलियन रप है और उस आदमी ने मलाइका को दिए भी तो 1.5 बिलियन रुपए थे, जिसे मलाइका ने सिर्फ कुछ ही मिनटों में पा लिया था। और अब उसके लिए इन पैसों की कीमत अपने जुनून और जिद से ज्यादा नहीं थी। उसे तो बस हर हाल में रेहान की स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी की ड्रीम एंजल गर्ल ग्रुप से करना था। रेहान की बात मानकर अमन ने पहले ही 3 गुना ज्यादा पैसे बढ़ाकर स्काई फच एंटरटेनमेंट कंपनी को बताए थे और जब उसके मैनेजर ने उसे बताया कि वे लोग हमें 10 मिलियन ही दे सकते हैं, तब अमन को रेहान की बात समझ आई। ऐसी दूसरी तरफ स्काई फटन एंटरटेनमेंट कंपनी ने अपने बजट को थोड़ा अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूटर दिया था। उसने 400 मिलियन में से डायरेक्टली 20,000 मिलियन रुपए खुद को और लीड एक्टर को दी किया था और बाकी 0.0 मिलियन फिल्म के लाई रखे थे, जिसमें उसे 0.0 मिलियन रुपए स्पेशल इफेक्ट कंपनी को भी देने थे और अब ऊपर से स्टूडियो के 30 मिलियन रुपीस और ऐड हो गए थे। मलाइका को गुस्सा आ रहा था। उस स्टूडियो कंपनी का ऑफर सुनकर उसने अपने मन में सोचा, पैसे उड़ते हुए हवा में मेरे पास नहीं आए हैं, इन्हें कमाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। यह लोग कुछ ज्यादा ही मेरी सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं। मलाइका ने अपने सबऑर्डिनेट्स को कहा, जाओ और जाकर फिर से उस स्टूडियो कंपनी से बात करो, हमें इस प्राइस में नेगोशिएशन करना है, यह बहुत ज्यादा है। मलाइका का सब ऑर्डिनेंस उसके ऑर्डर लेकर वहां से चला गया। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। और कुछ ही देर में उसने वापस आकर मलाइका को बताया कि अमन के स्टूडियो कंपनी ने नेगोशिएशन करने से मना कर दिया है और उन लोगों ने भी कहा है कि हमें अगर शूटिंग करनी है तो 30 मिलियन रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं होगा और हमें एडवांस में उन्हें पे करना होगा। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर मलाइका ने गुस्से में आकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ कप जोर से जमीन में देकर मारा और गुस्सा करते हुए बोलिए, लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। तभी उसके सब ऑर्डिनेंस ने उससे कहा, हम कहीं और भी तो शूट कर सकते हैं।
यह कोई एक अकेली स्टूडियो कंपनी तो है नहीं, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके बहुत अच्छे स्टूडियो हैं। हम वहां शूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और वैसे भी स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी पहले से ही वहां पर अपनी शूटिंग शुरू कर चुकी है। जैसे ही मलाइका ने स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी का नाम सुना, उसने हैरान होते हुए कहा, क्या कहा तुमने? स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी भी उसी स्टूडियो में शूट कर रही है? सबॉर्डिनेट ने हाँ करते हुए कहा, जी, मैं उस कंपनी ने अपनी शूटिंग शुरू भी कर दी है। कंफर्मेशन मिलने के बाद मलाइका कुछ देर के लिए जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। उसके बाद अचानक ही उसने अपने नफरत भरे शब्द बाहर निकालते हुए कहा, यहां ये लोग 30 मिलियन मांग रहे हैं और वहां पर उस कंपनी ने शूटिंग भी शुरू कर दी है। हम लोगों को भी जल्दी से जल्दी अपनी शूटिंग शुरू करनी होगी। स्टार मून कंपनी का नाम सुनकर मलाइका को लगा कि जरूर रेहान ने भी वहां पर शूटिंग करने के लिए 30 मिलियन रुपए दिए होंगे और वह हर हाल में ड्रीम एंजल ग्रुप से मुकाबला करना चाहती थी। इसीलिए उसने 30 मिलियन देने के लिए हाँ कह दिया। मलाइका हर हाल में अपने लिए सब कुछ बेस्ट चाहती थी और साथ में रेहान की कंफर्ट भी बने रहना चाहती थी। मलाइका की बात सुनकर उसके सब नथ ने कहा, बट मैम, इससे मूवी बनाने के लिए हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचेंगे। खुद को शांत करते हुए कहा। मलाइका ने कॉन्फिडेंस देते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। 30 मिलियन देने के बाद भी हमारे पास 70 मिलियन रब बचेंगे, जिससे हम अच्छी मूवी बना सकते हैं। एक काम करो, स्पेशल इफेक्ट का बजट हाफ कर दो। स्पेशल इफेक्ट का बजट हाफ कर दो। यह बात जैसे ही मलाइका के सब ऑर्डिनेंस के कानों में पड़ी, वह एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि किसी भी साइंस फिक्शन मूवी के लिए स्पेशल इफेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं और उतना ही जरूरी होता है उसमें दिया गया बजट, जिसे अभी अभी मलाइका ने हाफ करने की बात कर दी। पहले ही 0.0 मिलियन में से 0.0 मिलियन एक्टर्स की सैलरी और बाकी चीजों में लग जाएंगे। ऐसे में अब स्काई 3 मिलियन स्टूडियो को दे दिए जाएंगे, तो फिर कंपनी स्पेशल इफेक्ट अच्छे नहीं दे पाएगी और शायद मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप हो जाए। अपने सब ऑर्डिनेट को इतना कंफ्यूज देखकर मलाइका ने उससे सवाल करते हुए पूछा, क्या हुआ? क्या तुम मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हो? इसके ऊपर अगर तुम ऐसा करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूं और क्या नहीं। स्पेशल इफेक्ट के ऊपर पैसा लगाने से कोई फायदा नहीं है। यह पूरी तरह से वेस्ट ऑफ मनी है। मेरी और मेरे को एक्टर की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और मुझे लगता है कि ऑडियंस जरूर हमारी केमिस्ट्री को पसंद करेंगे। ऐसे में स्पेशल इफेक्ट पर पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है सब ऑडियंस के पास। अब बोलने के लिए कुछ नहीं था। वैसे भी वह सिर्फ एक असिस्टेंट था, इसीलिए उसने मलाइका के पास उसकी हाँ मिला दिया और उस ऑफिस से बाहर आ गया। वहीं दूसरी तरफ आइलैंड रेहान स्टूडियो पर हुए अरेंजमेंट देख रहा था। अभी अमन की नजर उस पर पड़ी और उसने रेहान को आवाज देकर कहा, यंग मास्टर, रेहान, स्पेशल इफेक्ट कंपनी से जो लोग बुलवाएं वह लोग यहां आ गए हैं। क्या आप अभी उनसे मिलना चाहिए? रेहान ने हाँ करते हुए कहा, हाँ, मैं अभी सेट पर ही हूं, अभी उन्हें यहां भेज दो। रेहान की बात सुनकर अमन ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है सर, वे लोग थोड़ी ही देर में आपसे यहां आकर मिलेंगे। वैसे कुछ और भी बात थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मैंने स्काई फज को तीनों बार 30 मिलियन रुपए ही बताएं। आपको क्या लगता है, क्या वह लोग माने होंगे? रेहान ने सिंपली उससे कहा, मुझे इसका आइडिया नहीं है और ना ही मैं कुछ गेस करना चाहता हूं। जो भी है तुम ही बता दो। अमर ने एक एक शब्द को जोर देते हुए कहा, एक्चुअली वह लोग मान गए हैं। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि वह लोग यहां पर आए, इसीलिए आपके बताए हिसाब से मैंने 3 गुना ज्यादा पैसे लगाकर उन्हें बताया था। पर कौन जानता था कि वह लोग इतनी आसानी से मान जाएंगे? रेहान ने अपना सर खुजाते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुमसे कब कहा था? अमन ने उसे याद दिलाते हुए कहा, अपने ही तो हिंट दिया था कि आप उसके लिए चीजों को डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं, खासकर कर पैसों से जुड़े मैटर को। क्या आपने ऐसा नहीं कहा था? अमन की बात सुनकर रेहान और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि उसने कब अमन को हिंट दिया था। रेहान ने काफी देर तक सोचा और उसे बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। उसके बाद रेहान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए उससे कहा, चलो अच्छा है, अच्छी बात है, तुम जितनी ज्यादा पैसे कमाओ। रेहान ने कभी भी मलाइका और उसके कंपनी को अपना कंफर्ट नहीं समझा था। वह तो मलाइका ही थी जिसने रेहान को गलत समझा और रेहान ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वह इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। हालांकि अमन ने रेहान से कहा, यंग मास्टर रेहान, मैं पूरे 30 मिलियन रप नहीं लूंगा। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेरे हिस्से के सिर्फ $1 मिलियन का बनते हैं, इसीलिए बाकी की 20 मिलियन मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा।
रेहान ने बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए अमन से पूछा, क्या तुम 20 मिलियन रॉस्मे में अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? अमन ने बहुत ही शांत होकर कहा, हाँ बिल्कुल, मेरे हिस्से की सिर्फ 10 मिलियन ही बनते हैं और बाकी पैसे कमाने के लिए मैंने कोई मेहनत नहीं की है, इसीलिए मैं यह पैसे नहीं रखूंगा। मैंने सिर्फ आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शन की फॉलो किए थे, इसीलिए बाकी के बचे हुए पैसे आपके अकाउंट में ही जाने चाहिए। रेहान ने काफी हैरान होकर अपनी गर्दन को हिलाया। वैसे देखा जाए तो रेहान और अमन दोनों की ही नेट बर्थ के हिसाब से 20 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं थी, इसीलिए इतने से पैसे आने या जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमन ने यह सोचकर 20 मिलियन खुशी खुशी रेहान के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए कि वह भी एक बार रेहान की मदद कर पाएगा, जैसे रेहान ने उसकी की थी। दूसरी तरफ रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए, क्योंकि उसके अकाउंट में बिना मेहनत करे ही मिलियन रेड चुरी आ के दे। रेहान बिल्कुल भी मलाइका को चीट नहीं करना चाहता था। एक्स्ट्रा मिलियन जैसा लेना खुद अमन का आइडिया था, जो उसने गलती से रेहान का समझकर एक्सेप्ट कर लिया था। रेहान ने काफी देर तक इस बारे में सोच और उसके बाद उसने उन पैसों को वापस रिटर्न नहीं किया। लगभग 1 घंटे बाद अमन अपने साथ स्पेशल इफेक्ट कंपनी के कुछ लोगों को लेकर आया ताकि रेहान उनसे बात कर सके। अमन ने रेहान को उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, यंग मास्टर रेहान, यह अनीश है, डीप सिटी ड्रीम शैडो इफेक्ट कंपनी के इंचार्ज, और मिस्टर अनीश, ये मिस्टर रेहान है। इस फिल्म के इन्वेस्टर रेहान और अनीश ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और उसके बाद अमन ने अनीश से कहा, अनीश, यंग मास्टर रेहान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं चाहता हूं कि तुम इनके काम को बेहतर तरीके से करो। मैं तुम्हें बिजनेस करने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो भी प्राइस इन्हें बताएं वह ज्यादा रियलिस्टिक हो। अनीश ने अमन की बातों में हम में हाने मिलाते हुए कहा, बिल्कुल अमन, तुम चिंता मत करो, मैं खुद मिस्टर रेहान की इस फिल्म का ध्यान रखूंगा। अनीश बातों में काफी अच्छे थे, उनसे बात कर सभी लोग काफी कंफर्टेबल फील करते थे, क्योंकि वह हमेशा लोगों से हंसकर और प्यार से बात करते थे। अब अमन को लगा कि उसे ज्यादा अनीश और रेहान की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आगे जो भी बात होने वाली थी वह उन दोनों की बिजनेस टॉक थी, जिसमें अमन का कोई काम नहीं था। उसने सिर्फ रेहान और अनीश को मिलवाया था, इसीलिए उसने बहाना मनाते हुए वहां से जाना ही सही समझा। रेहान ने अपने सब ऑर्डिनेंस को कुर्सी लाने के लिए कहते हुए अमन और उसके साथ आए हुए लोगों को बैठने के लिए कहा और उनसे आगे बात करने लगा। मिस्टर मन, मैं चाहता हूं कि आप लोग काम शुरू करें। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपकी कंपनी और इसके काम करने के तरीके के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि आपकी कंपनी इस देश की बेस्ट कंपनी में से एक है और आप लोगों का काफी नाम भी है। अनीश ने रेहान की बात सुनकर गर्व से कहा, आपने बिल्कुल सही सुना है मिस्टर रेहान, इस पूरे देश में हमारी कंपनी स्पेशल इफेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है और हम लोग कॉस्ट भी ज्यादा नहीं रखते हैं, और यही वजह है कि ज्यादातर बड़ी कंपनियां स्पेशल इफेक्ट्स के लिए हमारी कंपनी से कांटेक्ट करते हैं। अनीश की बात सुनकर रेहान ने उसकी बात से सहमति दिखाते हुए कहा, मैं जानता हूं, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे साई-फाई जन में ही कोई अच्छी फिल्म बनानी चाहिए, और फिर हमारी कंट्री अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में काफी अच्छा कर रही है और आजकल वह पूरी तरफ इसी जैन में ज्यादा फिल्म बना रहा है और ये हिट भी हो रही है, क्योंकि हमारी आजकल की जनरेशन इन्हीं सब इनविजिबल पावर और बाकी सब चीजों को मानने लगी है और उन्हें शायद कहीं मनोरंजन के लिए यह सब कुछ ज्यादा पसंद आ रहा है। अनीश और रेहान अब फिल्म के डीप में जाकर डिस्कशन करना चाहते थे ताकि वह लोग स्पेशल इफेक्ट को बेहतर तरीके से समझ सके। रेहान को इन सब के बारे में ज्यादा नहीं पता था, इसीलिए उसने डायरेक्टर नवीन और अनुज को अपने पास बुलाया और उनका इंट्रोडक्शन अनीश और उसकी कंपनी के बाकी लोगों से करवाया। रेहान को स्पेशल इफेक्ट से सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, और वह थी कि जब भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आए तो स्पेशल इफेक्ट्स को देखकर ऑडियंस रियल एक्सपीरियंस फील करे। थोड़ी देर डिस्कशन करने के बाद अनीश ने रेहान से कहा, यंग मास्टर, मुझे लगता है कि आपकी फिल्म में कम से कम 2000 स्पेशल इफेक्ट सीन दिखाने होंगे और इन्हें रियलिस्टिक बनाने के लिए कम से कम 100 मिलियन कॉस्ट आएगी। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर अनुज हैरान होकर, जोर से बोलो, क्या कहा? 100 मिलियन? ये बहुत ज्यादा है। अनुज की बात सुनकर अनीश ने उससे कहा, हमने अभी सिर्फ एक रफ आइडिया लगाया है, रियल प्राइस हम लोग जब फिल्म को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे उसके बाद डिसाइड होगी। अनीश ने जो प्राइस अभी बताई थी वह इतनी ज्यादा भी नहीं थी।
हाँ, लेकिन यह प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती थी, पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि अनीश की कंपनी को भी काम करवाने के लिए प्रोफेशनल हाई करने पड़ते हैं जो बहुत ज्यादा कीमत लेते हैं। पर फिर भी अनीश को रेहान से मिलवाने वाला अमन था, जो काफी बड़े परिवार से था, और वह जिस तरह रेहान की इज्जत कर रहा था, उसे लग रहा था कि रेहान भी कोई छोटी हस्ती नहीं है, और रेहान का एटीट्यूड भी काफी हाई था जो उसके स्टैंडर्ड को शूट कर रहा था। अनीश ने रेहान को लगभग 100 मिलियन की कॉस्ट बताई थी स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए। हालांकि यह सिर्फ एक एस्टीमेट था, पर फिर भी यह कॉस्ट बहुत कम नहीं थी। कहीं ना कहीं अनीश के ऊपर रेहान का इंप्रेशन पड़ गया था। उसे लगने लगा था कि रेहान का बैकग्राउंड काफी हाई है, और वह अपने मन में सोचने लगा, जब अमन के परिवार को देखकर ही सब लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनका बहुत बड़ा स्टेटस है, तो फिर कार्तिक का स्टेटस कितना बड़ा होगा। वैसे तो अनीश किसी भी ऐसे इंसान से पैसे लेने में बिल्कुल पीछे नहीं रहता जिसे इस फील्ड के बारे में कम पता है, क्योंकि उसे सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब था। पर रेहान के मामले में अनीश यह गलती नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर रेहान को यह बात पता चली तो वह जरूर इसका जवाब उसे बाकी कंपनियों के साथ जो किया वैसे ही देगा। अनुज ने फिर से रेहान से कहा, यंग मास्टर रेहान, मुझे लगता है 100 मिलियन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा पूरा बजट ही मिलियन का है। ऐसे में अगर मिलियन सिर्फ स्पेशल इफेक्ट में लग जाएंगे तो बाकी की मूवी और एक्सपेंसेस हम कैसे उठाएंगे। अनुज की बात सुनकर रेहान ने डायरेक्टर नवीन की तरफ देखा और उनसे उनकी सलाह मांगते हुए पूछे, डायरेक्टर नवीन, आपको क्या लगता है? डायरेक्टर नवीन ने बहुत ही शांत होते हुए कहा, यंग मास्टर रेहान, मुझे लगता है कि यह प्राइस फिर भी बहुत सही है। बाकी कंपनियों के मुकाबले पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जैसे स्पेशल इफेक्ट चाहिए। क्या यह ड्रीमी शैडो कंपनी वैसे काम कर पाएगी? डायरेक्टर नवीन की यह बात सुनकर अनीश ने तुरंत कहा, आप इसकी चिंता मत कीजिए, हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और यह बेस्ट काम करके देती है। इतना कहने के बाद अनीश ने अपने सब ऑर्डिनेंस से कहा, और उसके बाद उन्होंने अपना लैपटॉप निकालकर एक वीडियो ऑन कर दिया जिसमें वह लोग कैसे काम करते हैं। शायद इसकी प्रेजेंटेशन वह लोग दिखा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अनीश पूरी तैयारी करके आया है। अनीश के रेहान से कहा, मिस्टर रेहान, यह वीडियो देखिए, हमने बहुत सारी विदेशी कंपनियों के लिए काम किया है और यह स्पेशल इफेक्ट उन्हीं में से कुछ है जो शायद आपको पसंद आएंगे। अनीश ने जो वीडियो प्ले किया था उसमें ओरिजिनल सीन और इफेक्ट दोनों के बीच का डिफरेंस दिखाया गया था, जिसे देखकर रेहान काफी इंप्रेस लग रहा था। डायरेक्टर नवीन ने भी वीडियो को देखकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा कि वाकई आपका काम मुझे पसंद आया डायरेक्टर। नवीन और कार्तिक तो अनीश से इंप्रेस लग रहे थे, पर तभी अनुज ने बीच में ही सभी पर चुप कराते हुए कहा, मुझे बहुत सारी चीजें इसमें पसंद नहीं आई जहां लाइटिंग होनी चाहिए थी, वहां पर नहीं हुई, और भी बहुत सारी बातें थीं जो अनुज ने अनीश से उस वीडियो को देखते हुए कही। अनीश को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसने अपने मन में सोचा, मुझे लगा था कि यह कोई फोटोग्राफर है, पर यह तो मुझसे भी ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। इसने हमारी इंडस्ट्री कब ज्वाइन कर ली? रेहान भी हैरान होकर अनुज को देख रहा था। वह जानता था कि अनुज को बहुत सारी टेक्निक्स पता है, पर उसे यह नहीं पता था कि अनुज किसी स्पेशल इफेक्ट कंपनी जो कि पूरे देश में नंबर 1 है, उसे भी चुप करवा सकता है। अनुज ने थोड़ा गुस्सा करते हुए अनीश से कहा, हमारे बॉस अपने काम में कोई भी दिलाई पसंद नहीं करते। आपने जो वीडियो प्ले किया उसके हिसाब से 100 मिलियन बहुत ज्यादा रुपए हैं। आप कैसे इतनी ज्यादा कॉस्ट लगा सकते हैं? इस वक्त वहां पर माहौल थोड़ा सा अजीब हो गया था। एक तरफ इतनी बड़ी कंपनी बैठी थी और दूसरी तरफ एक कैमरामैन जिसमें अनलिमिटेड टैलेंट भरा हुआ था, और वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके कंपनी के साथ किसी भी तरह की चीटिंग हो। यह सब कुछ देखकर रेहान ने बात संभालते हुए कहा, अनुज, मुझे लगता है कि मैनेजर अनीश अपनी तरफ से काफी अच्छा काम कर रहे हैं। शायद अवनीश में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बिना वजह अपनी और ज्यादा तारीफ करवाए या खुद कर उस पर गर्व महसूस करें, और अभी अभी जो हुआ उसके बाद तो शायद उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। इसीलिए उसने रेहान से कहा, यंग मास्टर, मुझे लगता है कि आपका कैमरामैन बिल्कुल सही कह रहा है। हमारी तरफ से ही कोई गलती हुई है और हम इसे जल्दी ही सही कर लेंगे। रेहान ने अब अनीश से कहा, कैसा रहेगा अगर हम 80 मिलियन रुपए में यह डील डन करें और सारे स्टैंडर्ड आपके अकॉर्डिंग हो? रेहान की बात सुनकर अनीश ने अपने मन में सोचा, पूरी मूवी में कम से कम 2000 शॉट होंगे जिनमें स्पेशल इफेक्ट डालना है। ऐसे में इसके लिए 80 मिलियन रुपए ऑलमोस्ट कॉस्ट के अकॉर्डिंग होगा। इससे लोग ज्यादा फायदा नहीं कमा पाएंगे।
अनीश ने अपने मन में सोचा कि इतना बड़ा स्पेशल इफेक्ट स्पेशलिस्ट यहां पर एक फोटोग्राफर की तरह काम क्यों कर रहा है। अगर फाइनेंशियली एक्सप्रेस पूछा, अनुज ने अपना नाम बता दिया। अनुज का नाम सुनकर अनीश ने कुछ देर के लिए अपने दिमाग में कुछ सोचना शुरू किया, पर उसे कुछ भी याद नहीं आया, क्योंकि शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे उसने अनुज को पहले कभी देखा था। स्पेशल इफेक्ट का काम करने वाले लोगों का स्किल बहुत बड़ा नहीं था, इसीलिए इस सास अनीश लगभग सब लोगों को जानता था जिनके पास अच्छे स्किल्स थी, पर शायद वह उसे लौट के अनुज को नहीं जान पाया था। अनुज ने सीधे ही उसके 20 मीनिंग प्रॉफिट को कम कर दिया था। वैसे अगर देखा जाए तो अनीश खुद ही इसकी कॉस्ट 80 मिलियन करने वाला था, पर उसे नहीं पता था कि यह बात इस तरीके से यहां आकर रुकेगी। रेहान और डायरेक्टर नवीन अभी भी अनुज को हैरान होकर देख रहे थे। उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि अनुज इतना कैपेबल होगा। अनीश हर हाल में रेहान के साथ ही डील करना चाहता था। रेहान और अमन दोनों ही बहुत बड़े बैकग्राउंड से आते थे, इसीलिए उसने रेहान से कहा, मिस्टर रेहान, 80 मिलियन फी सबसे कम है। अगर आप बाद में कोई चेंज करना भी चाहे तो भी हम लोग अपनी फीस नहीं बढ़ाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अनीश इस एंटरटेनमेंट फील्ड में हर हाल में अपने कनेक्शन बनाना चाहता था, क्योंकि इस फील्ड में पैसा कमाना इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना हाई कनेक्शंस बनाना और बड़े बड़े लोगों से जान पहचान रखना था। हर बात के लिए कहीं ना कहीं अनीश अमन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता था, क्योंकि अब उसे अमन से ज्यादा पावरफुल आदमी का साथ मिल सकता है। इसीलिए अनीश रेहान से अपना रिश्ता बनाकर रखना चाहता था। इस बिजनेस डील और रेहान के साथ अच्छा कनेक्शन बनाने के बाद उसे अपने फ्यूचर के लिए अच्छे पैसे कमाने की चिंता शायद अब नहीं करनी चाहिए थी। अनीश का प्रपोजल सुनकर रेहान ने डायरेक्टर नवीन और अनुज की तरफ देखा। उन दोनों ने हमें अपनी गर्दन हिला दी और तब रेहान ने अनीश से कहा, मैनेजर, आप काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, इसीलिए यह दिल हम आपको दे रहे हैं। रेहान की बात सुनकर अनीश बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने अपनी जगह से खड़े होकर रेहान को थैंक यू कहा और वहां से चला गया। अनीश के वहां से जाने के बाद अमन ने रेहान के पास आकर उससे पूछा, यंग मास्टर, क्या आप इस आदमी के काम से संतुष्ट नहीं हैं? अगर आप चाहे तो मैं आपको किसी और कंपनी से भी मिलवा सकता हूं। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, हम नॉट बैड 80 मिलियन स्पेशल इफेक्ट के लिए साइन हुए हैं, जो बिल्कुल मेरे बजट और प्लानिंग के हिसाब से हैं। जैसे ही अमन ने यह प्राइस सुनी, उसने गुस्सा करते हुए कहा, क्या कहा आपने? 80 मिलियन? अनीश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतनी ज्यादा प्राइस यंग मास्टर को बताने की उसने मुझे आंख मिलान लायक भी नहीं छोड़ा। अमन अब अनीश को पकड़कर उसे मजा सीखना चाहता था, पर रेहान ने उसे रोक लिया। रेहान ने परेशान होकर अपना सिर पकड़ लिया और फिर अमन से कहा, तुमने फिर से मेरी बात को गलत ले लिया। मैंने तुम्हें कि उसने बहुत अच्छी प्राइस में डील कर ली ना, कि उसने हाई प्राइस बताई है। अमन को कुछ समझ नहीं आया। उसने रेहान से हैरान होकर पूछा, अगर उसने आपको सही प्राइस बताई है तो रियल प्राइस क्या थी? और आपकी मूवी का बजट तो सिर्फ 200 मिलियन ना, उसने लगभग 80 मिलियन बताकर मूवी का हाफ बजट तो यहीं पर पूरा कर दिया। अगर यह चीटिंग नहीं है तो फिर क्या है? रिच सेकंड जनरेशन पसंद होने की वजह से अमन को अपनी इज्जत की बहुत परवाह थी। उसने कुछ सोचकर इस अनीश की कंपनी के बारे में रेहान को बताया था, पर उसे नहीं पता था कि अनीश इतनी हाई प्राइस बताकर चला जाएगा रेहान से। अब अमन संभाले नहीं संभल रहा था। उसने थोड़ा चिल्लाते हुए उससे कहा, सिट डाउन। जैसे ही अमन ने रेहान को थोड़ा गुस्से में देखा तो अमन एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह चुपचाप वहीं पर बैठ गया। रेहान ने अमन पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? यह फिल्म शूट करने का एरिया है। इतना ज्यादा शोर होने की वजह से फिल्म शूट करने में दिक्कत आ रही थी और सभी लोग अमन को ही देख रहे थे। रेहान के कहने पर अमन बैठ तो गया, पर फिर उसने गुस्सा करते हुए रेहान से कहा, मैं अनीश का साथ नहीं दे सकता। 80 मिलियन रुपए, क्या आपको यह ज्यादा नहीं लग रहे? यह सही नहीं है। जिन लोगों को इस फील्ड के बारे में नहीं पता उनसे यह ज्यादा पैसे लेते हैं, और अगर उस अनीश ने आपसे यह करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे अपने सामने रुलाऊंगा। रेहान ने एसएससीएम में अमन को समझाते हुए कहा, क्या तुम कुछ देर के लिए मेरी बात सुन सकते हो? मेरी मूवी में स्पेशल इफेक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से यह प्राइस इतनी ज्यादा हुई है। अनीश ने खुद ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया है। अमन ने हैरान होकर रेहान को देखा और अचानक ही उसके मुंह से निकल गया, सच में रेहान ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर अपनी बात की गारंटी अमन को दी। अब शायद अमन कुछ हद तक शांत हो गया था।
तभी उसने रेहान से कहा, मैंने कहा था ना, आपको अगर उसने आपके साथ बेईमानी करने की कोशिश की तो मैं उसकी कंपनी को बर्बाद करके रख दूंगा। रेहान ने उसे समझाते हुए कहा, स्पेशल इफेक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट पहले ही बहुत ज्यादा होती है और विदेशों में तो इनके लिए 100 मिलियन चार्ज करना बहुत छोटी बात है। इसीलिए अब इतनी सी बात को फालतू में बढ़ाओ मत। अगर मैं कह रहा हूं कि यह कॉस्ट बिल्कुल सही है, मतलब सही है। विदेशों में ज्यादातर मूवी इसी तरह की बनती है और उनमें स्पेशल इफेक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मूवी सुपरहिट होती हैं। वही हमारे देश में आज भी ज्यादातर मूवी हीरो और हीरोइन की अच्छी शक्ल देखकर बनाई जाती है ताकि प्रोडक्शन टीम को ज्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े। अमन ने अचानक ही अपने पुरानी बातों से बाहर निकलकर रेहान से पूछा, यंग मास्टर, आपकी मूवी में एक भी बड़ा स्टार नहीं है, क्या आप सारे पैसे स्पेशल इफेक्ट पर ही खर्च करना चाहते हैं? यह बात दिमाग में आना लाजमी था, क्योंकि जिस मूवी में बड़े स्टार नहीं होते हैं वह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम नहीं करती और जल्दी ही फ्लॉप हो जाती है। रेहान ने अपने कंधे उचका हुए कहा, कौन जाने बॉक्स ऑफिस पर कौन सी मूवी क्या कमाल कर जाए, यह सब कुछ किस्मत पर डिपेंड करता है। आखिरकार यह पूरे मिलियन डॉलर्स की बात है। अच्छा तो होगा अगर मूवी बॉक्स ऑफिस पर काम कर जाए, और अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है तो हम इसे अपने करियर की शुरुआत समझकर भूल सकते हैं। रेहान की बात पर अमन ने भी सहमति दी और कहा, आपकी बात सही है यंग मास्टर, 200 मिलियन रुपए बहुत ज्यादा नहीं है इस इंडस्ट्री में खुद की ताकत को नापने के लिए, पर मुझे लगता है कि मिस्टर जुनेट की हॉस्पिटल लाइन की मदद से हम बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकते हैं। अमन एक फिल्म स्टूडियो को ऑपरेट कर रहा था, इसीलिए उसकी नॉलेज फिल्म इंडस्ट्री को लेकर उतनी डीप नहीं थी जितनी रेहान की थी। रेहान ने उसके साथ आए हुए आर्टिस्ट की तरफ देखकर कहा, अभी के लिए मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे साथ जुड़े सभी आर्टिस्ट को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले और वे लोग अपने आप में कुछ डेवलपमेंट फील करें, चाहे वे आर्टिस्ट, सिंगर हो या मूवी मेकर। एक तरफ जहां अमन अनीश पर गुस्सा था कि उसने बहुत ज्यादा कॉस्ट रेहान को बता दी, तो वही दूसरी तरफ रेहान को सिर्फ इस बात की परवाह थी कि कैसे भी करके उसके सभी आर्टिस्ट को इस फिल्म से अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल जाए और सभी फिर से अपने करियर की रफ्तार को फिर से अच्छे से पकड़ ले। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की या सेलिब्रिटी की कमी नहीं थी जो रातों रात फेमस हो गए थे, वो भी सिर्फ एक शूट की वजह से या एक क्लिप की वजह से। उन लोगों ने किसी गाने या फिर मूवी के सीन को फिर से एक्ट करके खुद को एकदम से उठा लिया। हालांकि यह सब सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए याद रखे जाते थे। एक बार पॉपुलर होने के बाद अगर इन्हें काम नहीं मिलता था तो लोग इन्हें भूल जाते थे और यह लोग वापस वही की वही आ जाते थे। राधिका और बाकी सब सिंगर्स ने भी जल्दी फेमस होने के लिए मिस्टर डॉट जी के गाने का सहारा लिया था, और अब अगर उन लोगों को आगे जाना था तो उन्हें भी लगातार काम करते रहना था। हालांकि मिस्टर गांव के सारे गाने बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, पर लोगों की इंस्पिरेशन और एनर्जी लिमिट थी, इसीलिए एक अच्छे गाने को भी क्रिएट करने या फिर गाने में टाइम लगता है। रेहान ये सब कुछ सोच ही रहता कि तभी अमन ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, मैं तो बताना भूल ही गया, मलाइका और उसकी क्रू मेंबर्स आ जा सकते हैं। यह सुनकर रेहान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, ओ अच्छा है, आने दो। अमन ने बचपना दिखाते हुए रेहान को हंसते हुए कहा, मिस्टर कार्तिक, आपके दुश्मन मेरे दुश्मन हैं, चलिए इन लोगों को परेशान करने का फिर से कोई तरीका ढूंढते हैं। अगर एक बार आप मेरे दरवाजे पर आ गए तो उसके बाद आपके मारना आओ और परेशान करना मेरा सबसे जरूरी काम है। अमन अपने मन में सोचने लगा कि किस तरीके से वह मलाइका और उसकी टीम को परेशान कर सकता है, क्योंकि मलाइका को 20 मिलियन रब का चूना लगाकर भी इसे अभी तक खुशी नहीं हुई थी। स्काई कंपनी शुरू से ही प्रमोशनल इवेंट्स कर रही थी, पर पहली बार वे लोग साइंस फिक्शन मूवी करने जा रहे थे। उन लोगों को शायद ही इस फिल्म के बारे में ज्यादा कोई नॉलेज थी, फिर भी जिस आइलैंड पर वे लोग शूटिंग करने आए थे वह उनकी पब्लिसिटी के लिए काफी था। जैसे ही मलाइका और उसकी बाकी क्रू मेंबर एयरपोर्ट पर लैंड हुए तो बहुत सारे फैंस उनके साथ सेल्फी और फोटो लेने के लिए इकट्ठा हो गए। चारों तरफ बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज्यादा हैरान थे इतनी ज्यादा भीड़ देखकर, क्योंकि शायद उन्हें नहीं पता था कि यह लोग फिल्म इंडस्ट्री से हैं। जैसे ही वे लोग उस आइलैंड के ऊपर उस स्टूडियो के पास पहुंचे तो वहां पर 100 से भी ज्यादा मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने के लिए वहां पर खड़े थे। जब से स्काई कैंपेन किया करते थे, इन्हें देखकर बाकी लोग तो जैसे भूल ही गए थे कि कोई और भी फिल्म यहां पर शूट हो रही है, क्योंकि यह दोनों ही फिल्म एक टाइम पर बन रही थी।
एक जगह बन रही थी और एक साथ ही रिलीज होने वाली थी। एक तरीके से देखा जाए तो रेहान भी ऐसा ही चाहता था। वह खुद को काम पूरा होने तक प्रोफाइल ही रखना चाहता था। मूवी को कंप्लीट होने में 1 साल लगने वाला था, इसीलिए रेहान इसे रोज प्रमोट करने की बजाय एक साथ फिल्म बनने के बाद प्रमोट करना चाहता था। मलाइका ने अपनी फिल्म की शूटिंग की ओपनिंग सेरेमनी में काफी ज्यादा पैसे खर्च किए थे। यह एक तरीके से पैसे जलाने जैसा था। अगर इसी तरह पैसे खर्च होते रहे तो फिर इन लोगों के पास फिल्म बनाने के लिए कितने पैसे बचेंगे, यह सोचने वाली बात थी। वे लोग जो इंडस्ट्री में काफी सालों से थे, उन्हें पता था कि इंडस्ट्री किस हिसाब से चलती है, और यह लोग जानते थे कि इस हिसाब के पब्लिक स्टंट जहां बिना वजह मूवी को प्रमोट किया जाता है, वह अक्सर बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाते। यह सब कुछ तो इंडस्ट्री का एक भाग था, या कहे कि अनकहा रूल था जिसे हर कोई मानता था और किसी में हिम्मत नहीं थी। इस तरह के रूल को तोड़ने की वही स्टार मून कंपनी में डायरेक्टर नवीन पिछले 7 साल से इस स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, और यह स्क्रिप्ट उनकी ड्रीम स्क्रिप्ट थी। टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इतनी हाई थी कि रेहान को पूरा विश्वास था वो लोग जल्दी ही फिल्म शूट कर लेंगे, बल्कि रेहान का प्लान था कि 6 महीने में फिल्म की शूटिंग पूरी कर बाकी के 6 महीने में स्पेशल इफेक्ट डन करवाकर फिल्म को रिलीज कर देंगे। रेहान से मुकाबला करने के चक्कर में मलाइका ने भी यह अनाउंस कर दिया था कि वह भी अगले साल उसी समय अपनी फिल्म रिलीज करेगी जिस वक्त रेहान करेगा। और रही बात फिल्म की स्क्रिप्ट की, तो मलाइका के पास नोबेल था जिसके ऊपर उसने कुछ हद तक काम किया था, और सिर्फ नोबेल होना काफी नहीं था। उसके एडेप्टेशन की और स्क्रिप्ट में बदलने के लिए बहुत कुछ काम बाकी था। मलाइका को पूरा भरोसा था कि उसकी अच्छी क्रू मेंबर और स्टार की वजह से वो डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाल करेगी और खूब पैसे भी कमाएगी, क्योंकि उसे लगता था कि लोग अपने आइडल को देखने सिनेमा में आते हैं, ना कि फिल्म या उसकी स्क्रिप्ट देखने। तन्हाई फिल्म स्टूडियो सिटी पहुंचने के बाद मलाइका ने ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी रखी और उसमें अमन को भी बुलाया, क्योंकि अमन स्टूडियो सिटी का ऑनर था, इसीलिए उसे यहाँ बुलाया गया था। अपने हाथ में इनविटेशन कार्ड पकड़े हुए अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वह ग्वामी रहते हंस या रोए, क्योंकि एक तरफ वह इन लोगों को परेशान करने का बहाना ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ इन्हीं लोगों की पार्टी में इनवाइटेड भी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था खैर, इसीलिए उसने रेहान से पूछा, यंग मास्टर रेहान, इस सेलिब्रिटी मलाइका ने मुझे पार्टी का इनविटेशन कार्ड भेजा, आपको क्या लगता है मैं वहां जा रहा या नहीं? एक्चुअली अमन ने सोचा था कि जब कभी मलाइका को पता चलेगा कि वह रेहान की तरफ है, तो वह कभी भी अमन को इनविटेशन कार्ड नहीं भेजती, और यह और भी अच्छा होगा अगर वह डर कर यहां से ना भागे। रेहान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें वहां जाने का मन है या नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता। अमन अभी भी मलाइका के लिए परेशानी खड़ी करने की ही सोच रहा था। उसने रेहान से कहा, क्यों ना मैं वहां जाकर यह देखूं कि उस पार्टी में क्या चल रहा हूं, और हो सके तो उन लोगों के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा कर दूं, ताकि 4 लोग इस पार्टी को कभी न भूले। रेहान ने हंसते हुए उससे कहा, जाने भी दो, पहले ही तुम्हारी वजह से हम उससे 20 मिलियन रुपए का घोटाला कर चुके हैं। अब अगर हम कुछ और करते हैं तो यह बहुत ज्यादा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं अब कोई और कांड तुम्हारे साथ मिलकर कर सकता हूं। जब यह दोनों इस बारे में बात कर रहे थे, तो उस वक्त रेहान और अमन दोनों के ही दिमाग में कोई भी प्लान नहीं था कि कैसे वह लोग मलाइका को परेशान करेंगे। अमन अभी भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और वह चाहता था कि रेहान मलाइका की कंपनी से कंपटीशन करें। वहीं दूसरी तरफ रेहान के शूटिंग सेट पर अनुज ने सुबह सुबह रेहान के रूम का दरवाजा खटखटाया। रेहान नींद में ही बोल रहा था, इतनी सुबह सुबह क्या हो गया? अनुज ने घबराते हुए कहा, बॉस, मलाइका ने सारे फील्ड्स को अपनी तरफ ले लिया है। अब हम लोग कैसे इतना बड़ा सीन शूट करेंगे, और नए एक्टर्स हैं भी नहीं। हमारे पास अनुज और डायरेक्टर एंड्रू दोनों ही एक जैसे एक्सप्रेशन लेकर बैठे थे। वैसे इन दोनों की सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी। एक के पास बिल्कुल भी एक्टर्स नहीं थे, और दूसरे के पास इतने ज्यादा थे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह काम कैसे करे। अनुज की बात सुनकर रेहान ने हैरान होते हुए कहा, यह नहीं हो सकता क्या इस 3 हाई फिल्म स्टूडियो में इतने लोग भी काम नहीं करते कि हम उन्हें रिक्रूट कर सकें? मैंने तो सुना था कि हर रोज 10,000 से ज्यादा लोग इंतजार करते हैं कि उन्हें रोल करने के लिए एक बार सेलेक्ट कर लिया जाए। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? रेहान को इस बात की परवाह नहीं थी कि मलाइका ने उन एक्टर्स को अपनी तरफ कर लिया था, बल्कि रेहान इस बात से हैरान था कि अनुज सिर्फ कुछ एक्टर्स का ग्रुप भी नहीं ढूंढ पाया
जो यहाँ पर बैक स्टेज काम कर सके। अनुज ने थोड़े गुस्से में रेहान को बताया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म में काम करना चाहते हैं और फिल्म एक्टर के तौर पर काम करते हैं, पर इस वक्त आसपास बहुत सारी फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिस वजह से मेन पावर हमारे पास कम है और डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। अभी अभी मलाइका ने भी 1000 से ज्यादा लोगों को अपनी फिल्म में फील्ड एक्टर के तौर पर हायर किया है। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत ही बुरा आइडिया है? जैसे ही रेहान ने सुना कि मलाइका ने 1000 से भी ज्यादा लोगों को हायर किया है, वह बहुत ज्यादा हैरान हो गया और उसने गुस्सा करते हुए कहा, यह क्या बकवास है? 1000 से भी ज्यादा लोग, वह इतने लोगों का कर क्या रही है? अब फिल्में पहले की तरह नहीं बनती थी। अब स्पेशल इफेक्ट काफी अच्छे से काम कर रहे थे और फिल्म चाहे छोटे बजट की हो या बड़े बजट की, हर डायरेक्टर प्रोड्यूस स्पेशल इफेक्ट जरूर काम में लेते थे। यह कॉस्ट को कम भी करते थे और डायरेक्टर की मेहनत भी कम करते थे। पहले स्पेशल इफेक्ट नहीं हुआ करते थे, इसीलिए इस मूवी में ना जाने कितने ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती थी। ऊपर से रेहान को इस बात की भी हैरानी थी कि मलाइका को इसी साइड पर इतने सारे लोग कैसे मिल गए। अनुज ने दुखी होते हुए रेहान से कहा, ऐसा क्या बड़ा सीन क्रिएट करने वाली है वजह से जो उसे इतने लोगों की जरूरत पड़ गई? मुझे पता था कि हम लोगों को ग्रुप एक्टर्स की जरूरत है, इसलिए उसने हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए यह सब कुछ किया। और वह मुझे भी ब्लेम कर रही थी कि मैंने पहले एडवांस में फील्ड कंपनी से कनेक्ट क्यों नहीं किया। अब मुझे ही बुरा लग रहा है कि मैंने पहले से यह सब कुछ तैयारी क्यों नहीं की। रेहान और डायरेक्टर ने फिल्म के शूटिंग पीरियड को बहुत ही सही तरीके से शेड्यूल किया था। अगर एक भी दिन की देरी होती है तो इससे कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था और फिल्म टाइम पर रिलीज होने में भी दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि जिस डेट को फिल्म रिलीज होने वाली है उसमें अभी ज्यादा टाइम नहीं था। इसीलिए अनुज को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वह इतनी सुबह सुबह ही रेहान को यह सब कुछ बताने उसके कमरे पर आ गया। अनुज में थोड़ा सा डरते हुए पर रेहान से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, यंग मास्टर, आप और तन्हाई फिल्म स्टूडियो के मालिक अमन बहुत अच्छे दोस्त हैं और मिस्टर अमन आपकी सारी बात भी मानते हैं। आप एक बार उनसे बात क्यों नहीं करते कि वह मलाइका को प्रेशराइज करें कि वह कुछ लोगों को हमें डिस्ट्रीब्यूटर दे ताकि हम लोग अपना काम कर सके। अनुज इस सिचुएशन में सिर्फ अमन से ही थोड़ी उम्मीद कर सकता था, क्योंकि वह सभी लोग उसी के फिल्म स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे और अमन के लिए यह काम ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। अनुज का ऐसा आइडिया सुनकर रेहान ने अपना सिर ना में हिलाते हुए उससे कहा, हम लोग इतना छोटा सा मैटर खुद हैंडल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी सी बात के लिए हमें दूसरों को परेशान करना चाहिए। जब रेहान और उसके क्रू मेंबर इस आइलैंड पर आए थे, तब भी अमन ने उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया था। उसने फ्री में उन सभी के रहने की और खाने की व्यवस्था की थी और इस वक्त वह जो स्टूडियो फिल्म शूटिंग के लिए काम में ले रहे हैं, वह भी अमन ने इन्हें फ्री में ही दिया था। अब इससे ज्यादा रेहान उससे और क्या ही हेल्प ले सकता था। रेहाना बिल्कुल भी इन छोटी मोटी बातों के लिए अमन की मदद नहीं लेना चाहता था और वैसे भी मित्तल फैमिली का वारिस होने के नाते अगर रेहान इतना छोटा सा मैटर हैंडल नहीं कर सकता तो यह उसके लिए और दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा मजाक बनकर रह जाएगा। रेहान की बात सुनकर अनुज ने थोड़ा सा परेशान होकर और कंफ्यूज होकर रेहान से पूछा, अगर हम लोग मिस्टर अमन की मदद नहीं लेंगे तो फिर मलाइका से हम इतने सारे लोगों को वापस कैसे लेंगे? रेहान ने बहुत ही सरप्राइजिंगली कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें उससे फील्ड आर्टिस्ट लेने की या मांगने की जरूरत नहीं है। शी इज कैपेबल, वह जितने चाहे उतने ग्रुप आर्टिस्ट ढूंढ सकती है। मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात से कोई भी फर्क पड़ेगा अगर हम कुछ की वजह सारे आर्टिस्ट ही अपनी तरफ ले लें। रेहान की यह बात सुनकर अनुज एकदम हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। जैसे ही यह बात रेहान को पता चली कि स्टूडियो पर फील्ड आर्टिस्ट की कमी है और आज का सीन शूट करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी फील्ड आर्टिस्ट नहीं है, तो रेहान को यह जानकर काफी हैरानी हुई और उससे ज्यादा हैरानी तब हुई जब अनुज ने रेहान को बताया कि मलाइका ने अपनी साइट पर ग्रुप आर्टिस्ट के नाम पर 1000 से भी ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया है और इसकी वजह से हमारे पास बिल्कुल भी लोग नहीं हैं। अनुज चाहता था कि रेहान एक बार अमन से बात कर ले और इस मामले में वह अमन की मदद ले ले, पर रेहान ने अमन की मदद लेने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि वह मित्तल परिवार का वारिस है और इतने छोटे मोटे काम के लिए वह किसी और पर डिपेंड नहीं हो सकता। और वैसे भी अमन ने पहले ही रेहान के ऊपर बहुत फेवर कर दिया था, इसलिए रेहान अमन को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। रेहान ने अनुज को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, पहले जाकर उन सीन को शूट करो जिनमें हमें ग्रुप आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है